तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। यार बिना देरी के तांडव को करते हैं स्टार्ट। और एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किन सिटी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट, जहां पर कई सारे लोग आना जाना कर रहे होते हैं। यार इसी जगह पर हम लोगों को एक फर्जी क्लिनिक दिखाया जाता है, जहां अंदर से कोई बोलता है कि बॉस मैं अपनी किडनी को सेल करना चाहता हूँ और साथ में अपने कॉर्निया को भी। और ये बंदा उस सारी चीजों को टिक मारते हुए उसका प्राइस को बताता है। फर्जी डॉक्टर कहने लगता है कि बच्चे क्या तुम इस बारे में सीरियस हो, क्योंकि पिछले 6 महीनों में तुमने अपने किडनी के साथ साथ कई सारे बॉडी पार्ट्स को बेचा है। अगर तुम ऐसे ही अपनी दूसरी किडनी को भी बेच दोगे तो मेरे ख्याल से तुम 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। और ये बंदा हमारा मेन लीड है, जिसके पेट पर मार्क बना हुआ है। वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी सिस्टर बहुत ही ज्यादा बीमार है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं सारी चीजें करूंगा। डॉक्टर अपने हथियार से मेन लीड के ऊपर अटैक करने वाला है। पता नहीं ये किस तरीके का सर्जरी है, ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई डॉक्टर ना हो बल्कि कसाई हो। फिर मेन लीड के तेज चीखने की आवाज आती है जो कि पूरे मार्केट में फैल गया है। मेन लीड अपने सारे ऑर्गन्स को बेचने के बाद अब डंडे की सहारा लेकर आगे की तरफ में बढ़ता है। फिर वो एक एकांत जगह में पहुंचते हुए बोलता है कि मेरा पूरा बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन लीड की आंखें तो सही सलामत है, लेकिन उसके जो पेट है वहां पर एक इंजरी जरूर है। और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अच्छी बात यह है कि कोई भी मेरा पीछा नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखें, जिसका कॉर्निया उसने बेच दिया था, वो दोबारा से रीजनरेट हो चुका है। और जहां पर से उसने अपना किडनी सेल किया था वो जगह भी अब रीजनरेट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हमारे मेन लीड के पास में एबिलिटी है अपने बॉडी ऑर्गन पार्ट को दोबारा से रीजनरेट करने की। अपने पट्टी को निकालने के बाद पैसों को देखते हुए मेन लीड बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि ये 30 ग्रांड है, जो कि मेरे जॉब ट्रांसफर रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए इनफ होगा। मेन लीड आगे बढ़ते हुए कहता है कि बीमार सिस्टर और मरने वाली माँ की बातों को सुनकर आखिर ऐसे ये लोग कैसे यकीन कर लेते हैं। लेकिन चाहे ये जो भी हो, मेरे लिए तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा फायदेमंद रही। अब मेन लीड पूरी तरीके से तैयार है अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। और वो कहता है कि बिल्कुल सही, मेरा नाम है यिलिन, मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूँ, मेरी कोई बहन मां नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ। लिन उस जगह पर पहुंच चुका है जहां उसका जॉब चेंज रिचुअल होने वाला है। लिन बताने लगता है कि इस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो होती है, जहां डीमंस और बीस्ट बहुत ही ज्यादा भरे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर काउंटलेस डंजन्स रेल्म मौजूद है। एक अनाथ के लिए ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा टफ है, जब तक कि मैंने अपनी यूनिक एबिलिटी को डिस्कवर नहीं किया। और वो एबिलिटी है बॉडी रीजनरेशन, जहां पर मेरे बॉडी में कितना भी गहरा घाव क्यों ना हो, अगर मेरे बॉडी पार्ट्स को निकाल भी क्यों ना दिया जाए, वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। मैंने अपने इस रीजनरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल अपने ऑर्गन्स को सेल करने के लिए किया। इससे मैंने 1 लाख युआन सेव किए ताकि अपने जॉब को चेंज कर सकूं, क्योंकि क्लास ट्रांसफर रिचुअल से गुजरने के बाद मैं अपने खुद के पावर से अवेकन लेके एक स्ट्रॉन्गर बीइंग बन सकता हूं, जिसके बाद मैं इस वर्ल्ड में खड़े होने लायक बन सकूंगा और जितने भी मेरे करीब के लोग हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आज है द क्लास ट्रांसफर रिचुअल डे। तभी साइड से एक लड़की आती हुई बोलती है कि लिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके साइड वाली लड़की बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गरीब है, आखिर ये ट्रांसफर रिचुअल में क्या कर रहा है। लिन तेजी से इस लड़की के हाथ को पकड़कर रोते हुए कहने लगता है कि मिस वोंग, मैं अपने ट्रांसफर रिचुअल को अटेंड करना चाहता था और इसके लिए मैंने क्लास ट्रांसफर लोन लिया है। वांग कहती है क्या तुमने क्लास ट्रांसफर लोन लिया है। टोपी पहनी हुई लड़की कहने लगती है कि अगर इसको यूजलेस प्रोफेशन मिल गया तो इसका पैसा तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। साइड वाला बंदा कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे अपनी पूरी जिंदगी उस लोन को चुकाने में बिताना पड़ेगा। वांग लिन को दिलासा देती हुए कहने लगती है कि तुम इतनी दूर तक अब आ ही चुके हो तो तुम्हें अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपने क्लास ट्रांसफर रिचुअल के ऊपर में करना चाहिए, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो तुम जल्दी से अंदर के तरफ में जाओ। और लिन कहने लगता है कि मिस वोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक अजीब सा मैकेनिज्म दिखाया जाता है, मैकेनिज्म बोलो या फिर मैजिक बोलो, लेकिन उसके जस्ट बाजू में एक डोकरा अंकल खड़ा है और सामने के तरफ में ये जितने भी इस रिचुअल को अटेंड करने आए हुए स्टूडेंट्स खड़े हैं, जिनमें से कुछ लोग अपर क्लास और बहुत ज्यादा लोग लोअर क्लास में अवेकन लेंगे। ताऊ कहने लगता है नेक्स्ट कैंडिडेट जल्दी से अवेकन लेने के लिए आ जाइए। सेंटर में जो बंदा बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा है उसी का यहाँ पर अब बारी है। और पीछे की तरफ से एक बंदा कहने लगता है कि नेक्स्ट है गाओ दाओ की बारी, जो क्लास 5 से बिलोंग करता है। मैंने सुना है कि उसकी फैमिली इतनी ज्यादा रिच नहीं है और इस तरीके की कई सारी
सारी बकवास बातें। साइड की तरफ से ताऊ दाऊ को कहता है कि इस ओरिकल के ऊपर में अपना हाथ को रखो और पूरे बॉडी को रिलैक्स करो, और दाऊ कहने लगता है ठीक है प्रिंसिपल। ताऊ कहने लगते हैं कि ये सपोर्ट टाइप क्लास है, ए रैंक पोल्ट्री ब्रीडर। दाऊ तो पूरी तरीके से निराश हो जाता है, लोगों के बीच में बातें शुरू हो चुकी है। ताऊ दाऊ से कहता है कि तुम्हें अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी एक सपोर्ट क्लास पर हो, तो तुम्हें और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए क्योंकि ये कोई यूजलेस क्लास नहीं है। फिर ताऊ चिल्ला कर बोलता है नेक्स्ट, और ये होती है एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी लड़की, जिसकी खूबसूरती को देखने के बाद लोग तो पूरी तरीके से पागल हो जाते हैं। और इस लड़की का नाम यहीं पर से पता चल गया है कि ये है जुग नीनी, जिसे हम नीनी ही बुलाएंगे। सारे लोग पागलों की तरह नीनी को चेयर कर रहे होते हैं यार। नीनी सीधा ओरेकल के सामने में पहुंच चुकी है और ताऊ कहने लगते हैं कि नीनी तुम्हें बहुत ज्यादा शुभकामनाएं यार। नीनी मुस्कुराती हुई बोलती है कि प्रिंसिपल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। जैसे ही वो इस ओरेकल के ऊपर अपना हाथ रखती है, हम लोगों को एक फ्लेम फिनिक्स दिखाई देता है जो आसमान के ऊपर से सीधा नीचे के तरफ में आ चुका है और पूरा स्टेडियम चमकदार फ्लेम से चमक रहा है। इतना ज्यादा एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखकर ताऊ तो पूरी तरीके से हक्का बक्का पसीने में तरबतर वो बोलने लगता है कि ये तो ट्रिपल एस रैंक फायर मेज है। फाइनली हमारे सिंह सिटी एकेडमी से कोई तो ऐसा निकला जिसका लेवल इतना ज्यादा हाई है। लोग कहने लगते हैं कि गॉडेस नीनी सचमुच में बहुत ज्यादा ऑसम है क्योंकि उसने यहाँ ट्रिपल एस रैंक क्लास में अवेकन लिया है। दूसरा बंदा कहता है साथ में वो एक फायर मेज बन चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब मैं उसे एडमायर तक करने के काबिल नहीं हूँ। लिन अपने मन में कहता है कि ट्रिपल एस लेवल फायर मेज इंटायर आर्मी की राइवल होती है, ये सचमुच में बहुत ही ज्यादा लकी है। ताऊ कहने लगता है कि तुम्हारा ट्रिपल एस क्लास में अवेकन हुआ है, तुम हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राइड बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा ट्रेनिंग प्लान को तैयार करूंगा और बाद में तुमसे डिस्कस करूंगा। और नीनी कहती है ठीक है प्रिंसिपल। ताऊ फिर से चिल्लाकर बोलता है नेक्स्ट कौन है यार? ये है हमारा लिन जो कि अपना अवेकन लेने के लिए आगे बढ़ चुका है। नीनी और लिन दोनों ही अब एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हैं और साइड की तरफ से लोग बातें करते हुए कहते हैं देखो ये तो लिन है ना, हमारे स्कूल का सबसे पुअर स्टूडेंट, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है यार? दूसरा बंदा कहने लगता है तुमने नहीं सुना कि इसने अपने जॉब को चेंज करने के लिए क्लास चेंज लोन लिया है? लिन और नीनी दोनों ही एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं यार। लिन अपने मन में कहता है कि मैं कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं बनने वाला। अब जैसे ही लिन ओरेकल के ऊपर में अपना हाथ रखता है, वो अपने मन में कहने लगता है कि चलो मैंने काफी समय से इसका इंतजार किया है, मेरी लाइफ इससे पहले बहुत ही ज्यादा मिजरेबल रही है, अब उस अपने किस्मत को बदलने का समय हो चुका है, तो चलो देखता हूं कि आखिर अब मुझे क्या मिलने वाला है। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिन के बॉडी पर से गोल्डन फ्लेम टाइप में एनर्जी निकल रही होती है। फिर तभी आसमान का सीना चीरकर एक व्हाइट ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर के तरफ में आ चुका है और पूरे सिटी के ऊपर में एक तेज रोशनी चमक गई है और ये व्हाइट ड्रैगन सीधा जाता है हमारे लिन के ऊपर में, जिसे देखने के बाद लिन की आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर ये पूरा ड्रैगन जाकर हमारे लिन के बॉडी में समा जाता है। और ये सारी चीजों को देखने के बाद ऑडियंस पागलों की तरह बिहेव करती हुई बोलती है कि इस बंदे का लक तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये तो पुअर स्टूडेंट हुआ करता था, इसने अपने जॉब को चेंज करने के लिए लोन लिया है। और साइड से नीनी कहने लगती है क्या ये भी ट्रिपल एस रैंक में अवेकन ले रहा है? और ताऊ भी हक्का बक्का होकर कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लिन कुछ समझ नहीं पाता लेकिन उसके पूरे बॉडी पर से धुआं निकल रहा है और लिन कंफ्यूज होकर कहने लगता है कि प्रिंसिपल आखिर ये क्या था? प्रिंसिपल खुद हैरान है कि अभी अभी यहाँ हुआ क्या। ताऊ चिल्लाकर बोलता है कि ये लिन कॉम्बैट क्लास ट्रिपल एस लेवल फॉरबिडन कर्स मास्टर, तुमने आज हमारे एकेडमी को ऑनर दिलाया है, आगे जाकर हमारे पूरे एकेडमी को तुम प्राउड फील कराओगे। लेकिन रुको एक सेकेंड, फॉरबिडन कर्स मास्टर? प्रिंसिपल तो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो जाता है। वो अभी जो कुछ भी बोल रहा था ना वो तो रिदम में बोलता गया, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ वो पूरी तरीके से शॉक होकर कहने लगता है क्या ट्रिपल एस लेवल कर्स मास्टर? पब्लिक पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगता है ये तो फॉरबिडन कर्स मास्टर बन गया है, ये तो 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। ट्रिपल एस रैंक में अवेकन लेने के बावजूद भी इसकी जिंदगी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, ये तो 25 साल की उम्र में ही मर जाएगा, इसकी जिंदगी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसके हाथ में कुछ नहीं लगा। लोग इसी तरीके से लिन का मजाक उड़ा रहे होते हैं, अभी तो सीक्रेट इन लोगों को पता ही नहीं है यार। नीनी कहने लगती है ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। लोगों की बातें हमारे लिन के ऊपर में आने लगती है जहां पर ये सारे लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर में हंसी आ रहा है, एक तो ये गरीब है, अब इसकी लाइफ तो और भी ज्यादा मिजरेबल होने वाली है, इसका तो शुरुआत होते ही अंत हो गया। ये पूरे क्लास का सबसे ज्यादा यूजलेस ट्रिपल एस रैंक है, इसकी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इसी तरीके की कई सारी बातों को बोलकर ये लोग हमारे लिन के
दिल को दुखाने का कोशिश कर रहे हैं। ताऊ लिन से कहते हैं कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत शायद इतनी बुरी है कि तुम्हें कर्स मास्टर ट्रिपल एस में अवेकन मिला है। लिन मायूस होकर बोलता है कि प्रिंसिपल, क्या सचमुच में कर्स मास्टर 25 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं? और प्रिंसिपल कहने लगता है कि लिन, तुम्हें नेगेटिव थॉट अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि मीनिंगलेस लाइफ होने से बेहतर है कि तुम अपने लाइफ को जितना ज्यादा ब्राइट कर सकते हो उतना ज्यादा ब्राइट करो। लिन मायूस होकर बोलता है कि प्रिंसिपल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूरी मेहनत करूंगा साइन करने के लिए और स्कूल के लिए जितना ज्यादा हो सके ऑनर लाने का कोशिश करूंगा। और ताऊ को तो पता ही है कि आखिर कर्स मास्टर का एंडिंग क्या होता है। वो फिर भी हमारे लिन को दिलासा देते हुए कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम मेरे साथ में आओ, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्लान को तैयार करूंगा, वो भी नीनी के साथ। लिन मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल को शुक्रिया अदा करता है और अपने मन में कहता है हंसते हुए कि आखिर तुम जैसे चूतिया क्या जानोगे, भले ही मैं कर्स मास्टर से अवेकन लिया हूं और वो यंग एज में ही मारे जाते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि मेरे पास ऐसी एबिलिटी है जिसके बाद मैं पूरी तरीके से अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर सकता हूं और इसी वजह से मैं एक इमॉर्टल हूं। जॉब चेंज रिचुअल सेरेमनी खत्म होने की वजह से सारे लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लिन कहने लगता है कि आज मैं कुछ ज्यादा ही टायर्ड हो गया, जल्दी से घर जाता हूं और एक अच्छी सी नींद लेता हूं। तभी एक लड़की पीछे से आकर कहती है कि क्लासमेट लिन। लिन कंफ्यूज होकर पीछे मुड़कर देखता है। यह है नीनी, जो मुस्कुराते हुए लिन से कहती है कि मेरे साथ टीम अप कर लो, क्योंकि कर्स मास्टर जितना ज्यादा फाइट करता है वो उतना जल्दी मारा जाता है। मेरा कहने का मतलब तुम गलत मत लेना, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी मत मरो, क्योंकि हम दोनों क्लासमेट्स हैं। लिन मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ में टीम अप करना चाहती हो, तुम्हारे कंसर्न के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। रिजेक्टेड नीनी मुंह फुलाकर जाते हुए कहती है कि तुम सचमुच में बहुत ज्यादा अड़ियल हो, तुम शायद अपने मौत की तलाश कर रहे हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगी। आगे बढ़ते हुए लिन कहता है, ये बहुत ही अजीब बात है। सामने में कुछ बुलीज लिन का इंतजार करते हुए कहते हैं कि देखो देखो, ट्रिपल एस रैंक क्लासमेट ये लिन हम लोगों के सामने आ चुके हैं। राइट वाला बंदा कहता है कि पूरे स्कूल को मालूम है कि नीनी मास्टर जी के लिए काम करती है। और लेफ्ट वाला बंदा कहता है कि लिन, अब जब तुम कर्स मास्टर बन चुके हो तो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने की कोशिश मत करो। पहले तो लिन अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल मेकर है, इसकी दो बातें ही मेरे लिए इतने बड़े ट्रबल को क्रिएट कर गई। फिर वो इन लोगों से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपने घर जाना है। राइट हैंड बंदा कहने लगता है कि आखिर अपने छोटे से झोपड़े में जाकर तुम क्या ही कर लोगे, अब तुम ट्रिपल एस रैंक में आ चुके हो तो क्यों ना तुम मुझे डैडी बुलाओ, मैं तुम्हें जी कॉर्प में चौकीदार की नौकरी दिलवा दूंगा। इनका लीडर कहता है कि जी कॉर्प में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बस तुम्हें मास्टर जी के सामने में अपने घुटनों पर आना होगा। तो ठीक है, कल से तुम जी कॉर्प में नौकरी करने के लिए आ जाना, जब तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगा उसके बाद तुम अपने डेड ऑर्फनेज फैमिली के लिए कई सारी चीजों को खरीद सकते हो। लिन फ्लैशबैक में जा चुका है यार, ये लोग पीछे से कहने लगते हैं क्या ऑर्फन फैमिली डिजर्व करते हैं यार। दूसरा बंदा कहता है कि अपने घुटनों पर आ जाओ और तीसरा बंदा कहने लगता है कि ये कोई फैमिली डिजर्व नहीं करते, इसीलिए मारे जाते हैं। इन सारे लोगों के ताने को सुनने के बाद लिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये सारी बातें उसे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रही है यार। दूसरे ही पल में लिन हमारा अकेला भीड़ के बीच में दिखाई दे रहा है जहां पर कोई भी उसका सहारा नहीं है। और तभी लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अपनी कर्स एबिलिटी यूज करते हुए लिन कहता है कि ये सब कुछ करने के लिए तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया है। और ये लोग घबराते हुए कहने लगते हैं कि आखिर ये लड़का हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा बंदा कहता है कि लिन, क्या तुम हमारे ऊपर में अपने फॉरबिडन कर्स से अटैक कर रहे हो। और तीसरा बंदा कहता है क्या ये अपने आप को जान से मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जितना ज्यादा अपनी एबिलिटी को यूज करेगा ये अपने मौत के उतना ज्यादा नजदीक पहुंचेगा। लिन गुस्से में इनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों ना करूं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे डेड फैमिली के बारे में बातें की। इस अटैक के इम्पैक्ट से ये सारे लोग पीछे की तरफ गिरने लगते हैं और बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए सेंटर वाला बंदा कहने लगता है कि लिन, आखिर तुम क्या पागल हो चुके हो, तुमने सचमुच में अपने फॉरबिडन कर्स से हमारे ऊपर में अटैक कर दिया। लिन धमकी देते हुए कहता है कि एक बार और मेरा सामना करके देखो, फिर पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या होने वाला है। और ये सारे लोग घबरा कर भागते हुए कहने लगते हैं कि लिन पागल हो चुका है, हमारी कोई मदद करो। लिन कहता है, अच्छा ये तो पूरी तरीके से कचरा है, मेरा एक ही अटैक से ये लोग डर के भाग गए। छोड़ो इन बकवास के लोगों को, मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। अर्लिन अपने रास्ते आगे बढ़ चुका है यार। ये सारी चीजों को नीनी देखती हुए अपने मन में कहने लगती है, ये तो बहुत बड़ा गधा है, कुछ प्रोवोकेशन वर्ड से ही इसने अपनी लाइफ को मौत में ढकेल दिया। इस जैसे कर्स यूजर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। लिन, तुम मेरे साथ में खड़े रहने के लायक नहीं। सीन एक खंडहर से बिल्डिंग की तरफ दिखाया जाता है जिसके बाहर में कुछ लोग है यार। इस बिल्डिंग के अंदर में लोग रेंट पे रहा करते हैं, जिनमें से हमारा लिन भी
एक है वो अपने सामान को सोफे पर रखते हुए बोलता है कि फाइनली मैं घर पहुंच गया। लिन अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है कि थोड़ा सा ड्यूडेनियम सेक्रीफाइस करके मैं रेगुलर लाइटनिंग बोल्ट समन कर सकता हूं और ब्लेडर को सेक्रीफाइस करके बुरियल वाटर से यिन थंडर को समन कर सकता हूं। अगर मैं अपने हार्ट को सेक्रीफाइस कर देता हूं तब मैं डिस्ट्रक्शन पर्पल लाइटनिंग को समन कर सकता हूं। अगर ऐसी ही बात है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे पावरफुल केओस गॉड थंडर को समन करने के लिए मुझे मरना होगा। बॉडी रिकवरी का साइड इफेक्ट अब मेरे सर को घुमा रहा है। अच्छा तो यही होगा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। लिंगियो गुस्से में अपने फादर से कहता है कि फादर आपको मेरा बदला लेना होगा, किसी को आप भेजिए जो उसे जान से मार दे। और लिंगियो का फादर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो सिखाया है क्या तुम भूल चुके हो? ट्रिपल एस रैंकर्स यूजर को जान से मारना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इसमें हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं। एक लड़का जिसकी इंसल्ट करने से वो इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, आखिर वो कितने समय तक जी पाएगा? इस बात को मत भूलना कि वो एक पुअर बैकग्राउंड से आता है और हमारी जी फैमिली के पास में बहुत ज्यादा पैसा है। तो लिंगियो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा कि अपने एनिमी के वीकेस्ट स्पॉट पर टारगेट करके कैसे एडवांटेज लिया जाता है। सिन नेक्स्ट डे किंग चेंग एकेडमी की तरफ शिफ्ट हो गया है। लिन उबासी लेते हुए बोलता है कि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है और उसके साइड वाले बंदे लिन को देखते हुए बोलते हैं कि देखो ये लिन है। इस लड़के के साइड वाला लड़का कहने लगता है अच्छा तो ये वही कर्स यूजर है जिसने लिंगियो को सबक सिखाया था। तभी लिन के ऊपर में कोई ऑब्जेक्ट को रखने लगता है और पीछे से नाम बुलाता है कि लिन। ये लिंगियो है जो लिन को मस्का मारते हुए कहता है कि सुबह हो गई है, तुमने ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं किया होगा, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं ब्रो। लिन कंफ्यूज होकर मुड़कर देखने लगता है कि आखिर लिंगियो मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों लाया है और उससे वो मिल्क लेती हुए कहने लगता है क्योंकि अब तू मुझे बीट नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कहीं तूने इसमें पॉइजन मिलाया तो नहीं है। यार लिंगियो कहने लगता है कि भाई आखिर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुझे पॉइजन मिला हुआ मिल्क दूं, मैं तो बस स्पेशली तुझे थैंक यू बोलना चाहता था इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। लिन कहता है कि आखिर तू मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है? लिंगियो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा क्योंकि तेरे लाइटनिंग बोल्ट की वजह से मेरी आंखें खुल चुकी है और अब मैं समझ गया हूं कि मैं अपने जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा था। आर्लिन कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि ये बस लाइटनिंग वाली बात है, जल्दी से मुझे बता कि आखिर तुझे मुझसे क्या काम है। लिंगियो अपने घुटनों पर आकर लिन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूं कि मैं तुझे बिग ब्रो बुलाऊं। लिन शॉक होकर बोलता है क्या तू मुझे बिग ब्रो बुलाना चाहता है? कहीं मैंने तेरे सर पर ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया? और लिंगियो कहने लगता है लिंगियो कहता है कि मैं सीरियस हूं, लास्ट टाइम जब तूने मुझे मारा तब मैंने अपने हृदय की गहराई से हर बात को अच्छी तरीके से सोच लिया और अब मैं अपने आप को बदलकर एक ग्रेट पर्सन बनना चाहता हूं जिसके लिए मुझे एक ग्रेट रोल मॉडल की जरूरत है और तुझसे बेहतर दूसरा कोई नहीं हो सकता। लिन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुझे इसके लिए अपना ट्यूशन फीस पे करना होगा। और लिंगियो कहता है ठीक है, जल्दी से बिग ब्रो अपना अकाउंट नंबर बताओ, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। अकाउंट नंबर बताकर लिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि फर्स्ट पेमेंट के तौर पर 2 मिलियन इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। लिंगियो कहता है क्या 2 मिलियन? आर्लिन कहता है क्या तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? लिंगियो कहता है अरे बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, मैं अपने डैड को बता देता हूँ, वो तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। होस्ट चिल्लाकर कहता है कि सारे न्यू कमर अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि सीक्रेट रेल्म ओपन होने वाला है, तुम्हारा ये टेस्ट बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना टेस्ट देने के लिए कमर को कस लो। हम आशा रखते हैं कि हर एक कैंडिडेट एकेडमी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। अब वो न्यू कमर अवेकनर्स दिखाई देते हैं यार, पीछे की तरफ से लोग इन्हें चेयर अप करते हुए कहने लगते हैं विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। रेड हेयर मैन कहने लगता है कि जो दो बंदे सामने में खड़े हैं वही शायद सिंगचेंग हाई स्कूल के स्टूडेंट है जिन्होंने ट्रिपल एस क्लास प्रोफेशन से अपना जॉब चेंज किया है। ताऊ के साइड वाला बंदा कहता है कि इनको देखकर ही पता चल रहा है कि दोनों ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ताऊ इन लोगों को ताना मारते हुए कहने लगते हैं कि ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा अनोइंग है, मैंने इन दोनों से कहा था कि लो प्रोफाइल में रहा करे, बस ये लोग ट्रिपल एस क्लास जॉब में ही तो अवेकन लिए हैं, आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया है, ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ताऊ पीछे की तरफ में मुड़ते हैं जहां रेड हेयर मैन तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ताऊ के ताने से। यार ताऊ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या तुम लोग पैदाइशी गूंगे हो? ताऊ के ताने सुनकर तीनों ही बहुत ज्यादा जल चुके हैं यार। साइड वाला बंदा कहता है कि मैं कॉम्बैट में स्पेशलिस्ट हूँ, ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करता। सेंटर वाला बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ज्यादा बातें कर रहे हो। और उसके साइड वाला रेड हेयर मैन कहने लगता है कि मुझे कुछ काम करना है अपने स्कूल का, तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। सीक्रेट रेल्म ओपन हो चुका है यार, सारे के सारे अवेकनर्स उस रेल्म में अंदर एंटर करने लगते हैं। निनी लिन के पास आकर कहती है कि लिन अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, तुम्हें मेरे साथ टीम अप कर लेना चाहिए। और लिन कहता है कि नहीं शुक्रिया, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं यार। निनी कहती है ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, अगर तुम्हें मरने का इतना ही जल्दी है तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। और लिन तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ चुका है इस सीक्रेट रेल्म के तरफ। फिर हम देखते हैं कि वो किसी एक जंगल के बीचों बीच में आकर रुक गया है और आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हुए कहने
कहने लगता है, आखिर मेरे चारों तरफ मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं रैंडमली किसी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया हूँ। लिन के पीछे में रॉर करते हुए एक चीता आ जाता है और साइड की नजरों से लिन उसे देखते हुए बोलता है कि देखो यहाँ पर लिटिल किटी आ चुका है। अपने फॉरबिडन स्पेल को यूज करने के लिए एक परफेक्ट टारगेट अब मेरे पास आ चुका है, तो चलो इस चांस का फायदा उठाया जाए। लिन ने अपने कर्स थंडर बोल्ट अटैक से लेवल 1 के लेपर्ड कैट को डिफीट कर दिया है, जिसका अवार्ड है 10 एक्सपी। आगे बढ़ते हुए लिन कहता है कि इस अटैक को करने के लिए मैंने अपने किडनी को डैमेज कर दिया, जिससे मुझे बस 10 एक्सपी मिला है, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मुझे कोई ऐसी चीजों को फिगर आउट करना होगा जिससे मुझे कम पेमेंट पे ज्यादा प्रॉफिट हो। 10 एक्सपी अभी मुझे मिला है और 100 को और मुझे मारना होगा, जिसके बाद मैं लेवल 2 को पहुंच जाऊंगा। पता नहीं लिन ने क्या किया है, लेकिन सारे के सारे बीस्ट अब लिन का ही पीछा कर रहे हैं, वो भी गुस्से में। और लिन भागते हुए हंसकर कहने लगता है, ये अमाउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, इससे मुझे काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। लिन इन सारे बीस्ट को जिस मैदान पर लाना चाहता था उस जगह पर लाने के बाद अब लिन भागना छोड़कर उसी जगह पर रुक चुका है, क्योंकि अब इन सारे बीस्ट का वो सामना करेगा। और मुड़ते हुए कहने लगता है, तो चलो मैंने जो अभी अपना नया फॉरबिडन कर्स को सीखा है उसे तुम लोगों के ऊपर में ट्राई किया जाए। लिन ने फॉरबिडन कर्स डिस्ट्रक्टिव सर्च को एक्टिवेट कर दिया है। लिन के पीछे में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक खोपड़ी दिखाई देता है, फिर तभी एक जोरदार लाइट चमकती है जो कि लिन के बॉडी से ही रिलीज हो रही है। और लिन अपने मन में कहने लगता है कि ये बहुत ही टेरिफाइंग फॉरबिडन कर्स है, इसका स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पीड 2 गुना बढ़ चुका है। अगर बर्निंग रीइंकार्नेशन को एक्टिवेट कर दिया जाए तो लेवल 10 का मॉन्स्टर भी इसके सामने में नहीं टिक पाएगा। मेरा फुल पावर वर्ल्ड एंडिंग थंडर स्ट्राइक, इसके सामने तो ये सारे लोग कुछ भी नहीं। लिन तेजी से जाकर 2 हेडेड स्नेक को 2 हिस्सों में काट डालता है और उसकी जान जा चुकी है। फिर उसके सामने में एक डेमी ह्यूमन आता है, लिन उसे भी जान से मार देता है। और इसी तरीके से लिन के सामने में जो कोई भी आता है, लिन अपने फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सबके चिथड़े उड़ा देता है और उन सबका खात्मा करते हुए तेजी से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और कुछ समय की बात थी, जैसे ही लिन अपने हाथ को देखता है वो पूरी तरीके से सूख चुका है। और लिन कहता है कि कुछ ही मिनट की बात है और मेरा एज अब बढ़ गया है। फिर हमें हमारे लिन का पूरा चेहरा दिखाया जाता है, वो किसी दद्दू के समान दिख रहा है। फिर वो कहने लगता है कि मुझे अपने अनडाइंग बॉडी के बारे में किसी को भी रिवील नहीं करना है, तो अब से मुझे अपने बर्निंग रीइंकार्नेशन फॉरबिडन कर्स को बस 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। फाइट करते हुए लिन का एक हाथ पूरी तरीके से कट हो गया है। और लिन कहता है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं सेक्रीफाइस करना। और उसने अपने इग्नोर वाइटलिटी प्रिजर्वेशन को भी एक्टिवेट कर दिया है और उसका जो कटा हुआ हाथ है वो दोबारा से शायद उसके बॉडी में अब जुड़ने वाला है। फिर तभी लिन के चारों तरफ हम लोगों को एक स्पेल कास्ट हुआ नजर आता है और लिन सामने की तरफ में देखता है और फिर उसने अपना फॉरबिडन कर्स वर्ल्ड एंडिंग फ्यूरी को इस्तेमाल कर दिया है, जिस वजह से आसमान के ऊपर से हर एक जगह पर लाइटनिंग चमक रही होती है और पूरी तरीके से इस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती है। और जो भी बीस्ट उसके चपेट में आता है वो सारे के सारे बहुत बुरी मौत मारे जा रहे हैं। लिन को कंटिन्यूसली डिफीट और एक्सपीरियंस गेन का नोटिफिकेशन आने लगता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि बहुत बहुत बधाई, आपका लेवल अप हो चुका है। लिन खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, मैं सीधा लेवल 3 में अपग्रेड हो चुका हूँ। फिर नोटिफिकेशन आता है कि आपने न्यू फॉरबिडन कर्स सीख लिया है, जिसका नाम है हेल फायर स्कॉर्चेस द स्काई। लिन ने इस सारे जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ये जगह एक शमशान घाट बन चुकी है। और नीनी ये सब कुछ देखती हुए कहती है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सारे मॉन्स्टर अब राख बन चुके हैं, आखिर इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है। नीनी की नजर एक कटे हुए पेड़ पर पड़ती है जहां पर से धुआं निकल रहा है और उसे देखते हुए नीनी कहती है, आखिर ये ग्लो कैसा है, क्या ये हेल फायर है? लेकिन सिंगचैंग में मेरे अलावा तो कोई भी फायर एलिमेंट यूजर है ही नहीं, तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतना इंटेंस फायर एलिमेंट का फ्लक्चुएशन यहाँ पे मौजूद हो। जंगल के बीचों बीच से धुआं निकलता है, जिसे नीनी देखती हुए बोलती है कि मेरे ख्याल से ये सारी चीजें एक ह्यूमन का ही कारनामा है। ये फायर एलिमेंट का वेव मेरे ख्याल से वो बंदा जो यूज कर रहा है वो मेरी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो क्यों ना मैं एक बार जाकर देखूं कि आखिर सिंगचैंग में ऐसा कौन बंदा है जो कि एक हिडन ड्रैगन है। अब मुझे उसे हर हालत में ही ढूंढना होगा, वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने कैंप फायर लगा रहा है और वो मीट को भूनने लगता है। ये हमारा लिन है जो कि मीट के मजे लेते हुए कहता है, मेरे बॉडी ने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया है, इसलिए मुझे और ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत है यार, जितना ज्यादा हो सके मैं उतना ज्यादा खा के अपने बॉडी को नरिश करूंगा, ये सचमुच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। चलो अब जबकि मेरा पेट भी भर चुका है तो क्यों ना आगे की तरफ में बढ़ा जाए और कुछ और मॉन्स्टर का खात्मा किया जाए। नीनी अपने हिडन ड्रैगन को ढूंढते हुए कहती है कि लिन क्या ये तुम हो? और लिन आवाज सुनकर कहता है, क्या कोई यहाँ आ गया है? नीनी आगे बढ़ती हुई बोलती है कि लिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लिन अपने मन में कहता है कि आखिर मेरा सामना इसके साथ ही क्यों होना था, ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, मैं अपना सीक्रेट इसके सामने में रिवील नहीं कर सकता। नीनी से कहता है कि मैं तो कुछ खाने के लिए रोस्ट कर रहा था। और नीनी कहती
है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि फॉरबिडन स्पेल कास्टर क्लास को सोलो वर्क सूट नहीं करता। रिग्रेट करने के लिए अब काफी लेट हो गया है, तो तुम्हारे मुझे अब फॉलो करने से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में टीम अप नहीं करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास में नेक्स्ट टास्क है जो मुझे हर हालत में कंप्लीट करना है। लिन अपने मन में बोलता है कि आए, आखिर ये किस तरीके का लॉजिक लगा रही है। मेरे ख्याल से इस औरत का कुछ ब्रेन सेल्स गायब हो गया है, इस वजह से ये बहकी बहकी बातें कर रही है। फिर निन्नी पूछती है, वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने किसी दूसरे बंदे को इस रास्ते से गुजरते हुए देखा है जो एक्सट्रीमली पावरफुल है यार, साथ में उसने फायर एलिमेंट मैनिपुलेशन में मास्टरी हासिल कर ली है, जैसे कि हेल फायर में। लिन कहता है, क्या हेल फायर? हाँ मैंने देखा तो है, एक हैंडसम सा बंदा जो उस और आगे बढ़ा है। अपने मन में कहता है कि मैं इस पागल औरत को अपने से जोड़ नहीं सकता और ना ही अपने हेल फायर स्पेल को लोगों के सामने में यूज कर पाऊंगा। नीनी उस पावरफुल बंदे की तलाश में आगे की तरफ में बढ़ चुकी है यार। कहती है कि ये सब कुछ उस लिन की गलती है, वरना अब तक तो मैं उस हेल फायर यूजर में लड़के को ढूंढ ही लेती। नीनी कंफ्यूज होकर ऊपर की तरफ में देखती है, जहां पर अब एक मॉन्स्टर नीनी के ऊपर में अटैक करने के लिए आ चुका है यार। नीनी नीचे की तरफ से बोलती है, ये तो लेवल 8 का ड्रैगन ब्लड बहमूत है। बहमूत के अटैक करने की वजह से नीनी उसे डॉज करके पीछे की तरफ में जाती है यार। किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए मन में कहने लगती है कि आखिर इस जगह पे हो क्या रहा है, लेवल 8 का मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है, इसके अगेंस्ट में मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। नीनी अपने चारों तरफ में देखते हुए बोलती है कि आखिर ये लिन कहाँ चला गया, वो कावर्ड मेरे ख्याल से अब भाग चुका होगा। नीनी अपने फायर बॉल स्टॉर्म से बहमूत के ऊपर में अटैक कर देती है और सारे फायर बॉल्स जाकर बहमूत के बॉडी पर लगते हैं और बूम बम आवाज आता है, लेकिन बहमूत को इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है क्योंकि वो एक लेवल 8 का मॉन्स्टर है। फिर बहमूत बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है और वो तेजी की रफ्तार से नीनी के ऊपर में अटैक कर देता है, जिस अटैक से नीनी अपने आप को नहीं बचा पाती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए दोबारा से बहमूत के ऊपर में काउंटर अटैक करते हुए बोलती है कि मैं इससे एंड तक फाइट करूंगी और बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। और उसने अपने फायर बॉल स्टॉर्म का कई सारा अटैक बहमूत के अगेंस्ट में कर दिया है, लेकिन बहमूत भी कोई कच्चा नहीं है, वो एक जोरदार रॉर करता है, जिस वजह से नीनी का ये फायर बॉल स्टॉर्म पीछे के तरफ में ही रुक जाता है। ये एक फायर क्राउन के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन बहमूत का अटैक भी कोई कमजोर नहीं था, जिस वजह से नीनी का अटैक बहमूत को नहीं लग पाता है और रिफ्लेक्ट होकर वो नीनी के तरफ में ही जा चुका है। और इस अटैक को वापस उसकी ओर आता हुआ देखकर नीनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि ये नहीं होना चाहिए था, और सारा अटैक नीनी को ही लग जाता है और नीनी के पूरे बॉडी पर ब्लास्ट होने लगता है। इस वजह से नीनी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है और बहमूत नीनी को देखने लगता है और नीनी के पूरे कपड़े फट चुके हैं। इस बहमूत ने तो नीनी की इज्जत पूरी तरीके से बदनाम कर दी। नीनी अपने शरीर को अपने हाथों से ढकते हुए मन में कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी। ये सीक्रेट रेल्म भले ही बिगिनर्स के लिए है, लेकिन इसमें एक लेवल 8 का ड्रैगन ब्लड बहमूत भी है जो अनबीटेबल है। इस जगह पर मरना मेरे लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। पीछे की तरफ से लिन आकर अपने फॉरबिडन कर्स हेल फायर से इस बहमूत के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से अब ये बहमूत बहुत बुरी तरीके से रॉर करके बर्न होने लगता है यार। नीनी ये सब कुछ देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित, और कुछ समय की ही बात थी, हेल फायर में बर्न होने की वजह से बहमूत अब पूरी तरीके से एक राख में तब्दील हो चुका है। हेल फायर को अपने सामने में देखकर नीनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि लेवल 8 का ड्रैगन ब्लड बहमूत को इस हेल फायर ने इतने आसानी से जान से मार दिया, वो भी चुटकी बजाते ही। नीनी पीछे मुड़कर देखती है, एक जलते हुए पैर दिखाई देते हैं। वो बोलती है, क्या तुम थे जिसने मेरी जान बचाई? और अपनी इज्जत को छुपाते हुए कहती है, ये क्लासमेट मेरी जिंदगी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? एक बात तो कहना मैं भूल ही गया, काफी बड़े बड़े हैं। लिन अपना गेटअप चेंज करके नीनी की मदद कर रहा था। फिर वो नीनी से कहता है कि तुम मुझे लिंग ही बुला सकती हो, जहां लिंग अर्ली डाउन और ई नाइट से आया है। नीनी लिन की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके लिए शायद ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। फिर वो बोलती है कि लिंगी, आखिर तुम किस स्कूल से बिलोंग करते हो? तुमने मुझे बचाया है, मैं तुमसे प्रॉपरली थैंक यू बोलना चाहती हूँ। लिन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़की तो बहुत बड़ी गधी है, मुझे इसका थैंक यू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर वो साइड की नजरों से नीनी को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये बस मेरा स्मॉल सा एफर्ट है। लिन को जाता हुआ देखकर नीनी उठते हुए कहती है कि लिंगी रुको। लिन नीनी को देखते हुए बोलता है कि तुम मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि आगे बहुत ही स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर है और तुम्हारे जितने स्ट्रेंथ के लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं। साथ में मेरा तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सजेशन ये है कि तुम्हें अब अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। नीनी नीचे की तरफ में देखने लगती है, जहां पर उसके कपड़े फटने की वजह से अब
नीचे के तरफ में गिर रहे होते हैं और उसका पूरा बॉडी अब रिवील होने ही वाला है। इससे पहले ही नीनी नीचे के तरफ में सो जाती है और अपने आप को रिवील होने से बचा लेती है, लेकिन इस वजह से वो बेचारी काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है और चिल्लाते हुए पीछे से कहती है कि लिंक तुम बस इंतजार करो, डेफिनेटली मैं तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाऊंगी और प्राउडली तुम्हारे साइड में खड़े रहूंगी। लेकिन लिन उसकी बातों को इग्नोर करके तेजी से उसके पास से दूर भागने लगता है और फिर वो अपना गेटअप को चेंज कर देता है और एक राहत की सांस लेते हुए बोलता है, आखिर क्या ये लड़की पागल वागल हो गई है, ये मेरे से इतना ज्यादा चिपकना क्यों चाहती है, ये तो पूरी तरीके से स्टूपिड है और इसके साथ में मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। लिन अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए बोलता है कि मैंने उसके ऊपर में अपना काफी समय बर्बाद कर दिया है, मुझे अब जल्दी से जल्दी लेवल अप करना होगा। लिन को फॉरबिडन कर्स अनडाइंग का स्किल मिला है, जहां फॉरबिडन स्पेल कास्टर अपनी 2.5 साल की जिंदगी सेक्रीफाइस करके किसी भी गहरे इंजरी से अपने आप को बचा सकता है। लिन कहता है कि अब मैं समझ रहा हूं कि आखिर एक कर्स मास्टर की जिंदगी इतनी ज्यादा शॉर्ट क्यों होती है, लेकिन ये स्किल मेरे लिए डिवाइन स्किल है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैं किसी भी एक गहरे इंजरी वाले अटैक से अपने आप को बचा सकता हूं। ये सब कुछ भले ही किसी और के लिए एक श्राप के समान होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। अब जबकि इस जगह पर कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं, तो क्यों ना इस समय का इस्तेमाल हम अपने लेवल अप करने पे लगाएं। और लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है। सीन अब 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर बाहर के वर्ल्ड में बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है, क्योंकि आज अंदर गए हुए सारे लोग बाहर आने वाले हैं। और ताऊ अपने साथियों से मिलकर कहने लगते हैं कि गुड मॉर्निंग मेरे ओल्ड फ्रेंड, काफी जल्दी आ गए हो तुम लोग। ताऊ के साइड से लेफ्ट वाले अंकल बोलते हैं कि तुम्हारे पास बस 2 ही SSS रैंक जॉब चेंजर्स है, आखिर इसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है। फिर राइट तरफ के अंकल बोलने लगते हैं, बिल्कुल सही, कई बार क्लास रैंक के मुकाबले में लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अब पोर्टल दोबारा से ओपन होने वाला है। फिर रेड हेयर अंकल बोलने लगते हैं, बिल्कुल सही, किंग चैंग सीक्रेट रेल्म का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी लेवल 11 ही रहा है, जिसे अब तक तोड़ा नहीं गया। प्रिंसिपल सू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लड़का आपके यूसाई एकेडमी से बिलोंग करता है। और प्रिंसिपल सू कहने लगते हैं कि हाँ, आज तक उस रिकॉर्ड को कोई ब्रेक नहीं कर पाया। और ताऊ कहने लगते हैं, देखते हैं, मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा यकीन है, वो लोग आज उसे ब्रेक करके ही रहेंगे। पीछे से कोई आते हुए कहता है कि अरे देखो तो सारे के सारे प्रिंसिपल यहाँ पे मौजूद है, और ये है जुक कियान सिंह, जो कि नीनी का फादर है। और कियान कहता है, क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? प्रिंसिपल सू कहते हैं, देखो ये तो मिस्टर किन है, काफी लंबा समय हो गया आपसे मिलकर। ताऊ कहते हैं कि मिस्टर किन, आप तो हमारे कियांग चैन के टॉप एस्ट्रोलॉजर है, आपसे मिलना हमारे लिए ऑनर की बात है। किन कहने लगता है कि प्रिंसिपल, आप लोग बहुत ही ज्यादा काइंड है, मैं बस नीनी को देखने के लिए आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि नीनी ने आपके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं किया। और ताऊ कहने लगते हैं कि मिस्टर किन, आपकी नीनी हमारी किंग चैन एकेडमी के लिए प्राइड है। तभी पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा अवेकनर बाहर निकलने लगते हैं और बाहर के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो देखो, लोग आना शुरू हो चुके हैं। और किन कहने लगता है, चलो अब समय आ चुका है। और ताऊ कहने लगते हैं कि सारे बच्चे अब निकलने ही वाले हैं, मैं बस उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी इंजर्ड ना हुआ हो। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है हमारी नीनी, जो कि अब उस सीक्रेट रेल्म से बाहर आ चुकी है। और फिर सामने की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि डैड, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल को फिर वो ग्रीट करती है। और ताऊ कहने लगते हैं कि नीनी, आखिर अब तुम्हारा लेवल कितना है? और किन कहने लगता है कि नीनी, टाइम तो अभी खत्म भी नहीं हुआ था, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? दिखाया जाता है नीनी फायर मेज लेवल 12 SSS रैंक। और नीनी कहने लगती है कि मैं लेवल 12 तक पहुंच गई, इसलिए मैं बाहर आ गई। सारे लोग लेवल 12 का नाम सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा तो खुश हमारे ताऊ है, क्योंकि अब रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। किन कहता है कि नीनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन टाइम खत्म होने से पहले ही तुम आ गई, ये तुम्हारी गलती थी, अगर तुम कुछ देर और रुकती तो तुम्हारा शायद लेवल 13 पहुंच जाता। और नीनी कहने लगती है, ये बहुत ज्यादा बोरिंग था, क्योंकि एक मॉन्स्टर को ढूंढने में बहुत लंबा समय लग रहा था, साथ में एक्सपी रिवॉर्ड भी बहुत कम था। अपने मन में कहती है कि मैं इतनी जल्दी बाहर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लिंगी मेरे हाथ से बच कर जाए। क्योंकि नीनी लिन को याद कर रही होती है, इसलिए लिन छींके मारते हुए कहने लगता है कि आज बड़ा ही स्ट्रेंज वाला दिन है, मुझे सर्दी तो नहीं हुआ है, लेकिन बार बार मुझे छींक क्यों आ रहा है? क्या कोई मुझे कर्स कर रहा है? आसपास के एरिया में मॉन्स्टर्स को तलाश करते हुए लिन कहता है कि सारे लेवल 10 के मॉन्स्टर्स इस एरिया से जा चुके हैं, क्या मैं उन लोगों के ऊपर में कुछ ज्यादा ही हार्ड बिहेव कर रहा था? फिर अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए लिन कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे अपने सर्च रेंज को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि मैं अपने न्यूएस्ट फॉरबिडन कर्स को और ज्यादा सीख सकूं। लिन अपने फॉरबिडन कर्स इंस्टेंट डांस को यूज करता है और साथ में अपने किडनी को सेक्रीफाइस करता है, ताकि वो इस कर्स से एबिलिटी को यूज कर सके। फिर वो उसका 10 टाइम्स एजिलिटी को यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि लेवल 50 असेसन उसके पास में भी इतना ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड नहीं होगा। ये फीलिंग सचमुच में बहुत ही ज्यादा
ऑसम है और हमारा लिन तेजी की रफ्तार से इस जगह से आगे की ओर में बढ़ गया और बोलता है तो चलो जितने भी अब मेरे रास्ते में मॉन्स्टर्स आएंगे मैं उन सब का एक ही बार में खात्मा कर दूंगा। और तेजी की रफ्तार से लिन आगे की तरफ में बढ़ चुका है और पीछे जितने भी ये पेड़ पौधे रहते हैं उसके इम्पैक्ट की वजह से साइड की तरफ में हटने या फिर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो है टिड्डे जैसे दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर्स वो पीछे की तरफ में देखते हैं क्योंकि तेजी की रफ्तार से लिन इन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लिन कहता है कि ये तीनों मेंटिस अब मेरे शिकार बनने वाले हैं, इन तीनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी एबिलिटी को यूज करने के लिए अपने ब्लेडर को सेक्रीफाइस कर देता है और फिर वो फॉरबिडन स्पेल एशन फायर्स थंडर को इन तीनों मेंटिस के ऊपर में चला देता है, जिस वजह से ये तीनों मेंटिस बहुत बुरी तरीके से रॉर करने लगते हैं और इन तीनों का भी खात्मा हो गया है। तीनों ही राख में तब्दील हो चुके हैं। सीक्रेट रेल्म गेट से कई सारे लोग बाहर की तरफ में आ रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोग तो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हैं, लेकिन हमारी नीनी तो हमारे लिंगी यानी कि लिन का इंतजार कर रही है। पता नहीं लिन बाहर कब आएगा। नीनी अपने मन में कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि लिंगी अपेयर नहीं हुआ। एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि 5 मिनट में ये टेस्ट खत्म हो जाएगा, सारे स्टूडेंट अपने अपने स्कूल चले जाएं। लेकिन नीनी का जो लेवल है वो 12 पर पहुंच गया है, जिस वजह से ये जितने भी प्रिंसिपल्स रहते हैं उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होती। भले ही ये लोग बुरे नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जलन की भावना आ ही जाती है। और चिल्लाने वाला बंदा बोलता है कि टेस्ट काउंटडाउन फाइनल 3 मिनट बचा है। नीनी कहने लगती है क्या मैंने लिंगी को मिस कर दिया? ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कब से एंट्रेंस की तरफ में अपनी निगाहें गड़ाए हुए हूँ, वहां पर से लिंगी अब तक बाहर नहीं आया। अब लास्ट बंदा अपनी एग्जिट लेने वाला है, जिसे देखने के लिए नीनी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हुई बोलती है कि मैंने फिगर आउट कर दिया कि अब यहाँ पर से लिंगी बाहर आने वाला है। हमारे लिए सही है लेकिन नीनी के लिए गलत है। वो बोलती है कि लिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और लिन कहने लगता है कि टाइम हो गया है तो मुझे तो बाहर आना ही चाहिए ना, तो इसमें क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रहा है? लिन को इग्नोर करती हुए नीनी कहती है आखिर तुम यहाँ पर से क्यों आए? तुम तो एक कावर्ड हो, तुम मुझसे बात मत करो, तुम जितना ज्यादा मुझसे दूर रहोगे उतना मेरे लिए अच्छा है। लिन नीनी की बातों को सुनकर अपने मन में कहने लगता है कि आखिर इस लड़की के दिमाग में कौन सा लोचा हो गया है, क्या ये कोई साइको है? ताऊ आते हुए लिन से कहते हैं कि लिन अब जब तुम बाहर आ चुके हो तो बताओ आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? और लिन कहता है कि प्रिंसिपल मेरा लेवल 16 है, नाम है ये लिन, ट्रिपल एस रैंक, फॉरबिडन स्पेल कास्टर, लेवल 16। लेवल 16 सुनने के बाद सारे लोग पागल हो जाते हैं। उन लोगों को यकीन ही नहीं होता कि आखिर एक कर्स मास्टर लेवल 16 में कैसे पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही वो लोग लिन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तब उन लोगों को यकीन हो जाता है कि वो सचमुच में लेवल 16 में पहुंच चुका है, जिसके लिए 1,20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। और इस एक्सपीरियंस पॉइंट को लेने के लिए 1200 लेवल 10 के मॉन्स्टर को जान से मारना पड़ता है। यार ये सारे लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे होते कि आखिर लिन ये सब कुछ कैसे कर सकता है। लेकिन ताऊ तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि लिन मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गर्व है, तुम हमारे सिंह चैंग एकेडमी के प्राइड हो। किन मुस्कुराते हुए कहता है सचमुच में तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव और ब्रिलियंट बंदे हो। नीनी कहती है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये लेवल 16 में पहुंच गया है, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक फॉरबिडन कर्स मास्टर है, अगर वो इसी तरीके से अपने फॉरबिडन कर्स को यूज करता रहा तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। और रेड हेयर अंकल बोलने लगते हैं अच्छा तो ये फॉरबिडन कर्स मास्टर है, अब मैं सारी चीजों को समझ गया। फिर लोगों की बकवास बातें शुरू हो जाती है जो कि बताने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो यही बोलने वाले हैं कि एक कर्स मास्टर 25 साल की उम्र में मर जाएगा अगर इसी तरीके से वो अपनी एबिलिटी को यूज करता रहा, इसीलिए लिन एक इडियट है। प्रिंसिपल सू लिन से कहते हैं कि स्टूडेंट लिन क्या प्रिंसिपल गाओ तुम्हारे ऊपर में प्रेशर बना रहे हैं कि तुम स्कूल के ऑनर बनो, तो तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ताऊ कहने लगते हैं कि प्रिंसिपल सू आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि अपने स्टूडेंट को इस तरीके की चीजें करने के लिए मजबूर करूं। लिन कहने लगता है कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है, मैं वॉलंटरी ये सारी चीजों को कर रहा हूँ। मेरा बर्थ एक पुअर फैमिली में हुआ था, सारे लोग मुझे नीचा देखते हैं, मेरे पास अब चांस मिला है तो मैं कावर्ड की तरह लाइफ नहीं जी सकता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं बस हर किसी को साबित करना चाहता हूँ कि जो वो लोग कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। इमोशनल डैमेज। उसकी भाषण को सुनने के बाद सारे लोग इंस्पायर्ड होकर उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा उसके लिए सिंपैथी करते हैं कि पूछो ही मत, क्या क्या बातें बोली जा रही है। फिर हम किन को देखते हैं जो अपने पास से ATM निकालते हुए बोलता है कि स्टूडेंट लिन मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है जुक किन, मैं तुम्हारी क्लासमेट नीनी का फादर हूँ। फ्यूचर में अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये दरअसल उसका कॉन्टेक्ट
इन्फॉर्मेशन कार्ड है, एटीएम बोल गया मैं, सॉरी। नीनी पीछे से चिल्लाती हुई बोलती है कि आखिर किसने कहा कि ये नंबर 1 है, लिंगी अभी तक बाहर नहीं आया है, उसका लेवल डेफिनेटली इससे ज्यादा ही होगा। किन मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो आखिर ये टैलेंटेड लिंगी कहां पर है। सारे प्रिंसिपल एक ही बात कर रहे होते हैं कि हम किसी भी लिंगी नाम के स्टूडेंट को नहीं जानते और ना ही वो इन लोगों का किसी एकेडमी से बिलोंग करता है। आखिर ये लिंगी है कौन। लिन नीनी को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये विमेन तो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है, बस तुम उसका इंतजार करती रहो, वो तो यहाँ पर आने वाला नहीं है क्योंकि वो तो मैं ही हूँ। लिन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल मिस्टर किन, अगर यहाँ पर कुछ करने को नहीं है तो मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। मिस्टर किन हंसते हुए बोलते हैं ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ताऊ कहने लगते हैं कि लिन अपने घर में जाने के बाद अच्छे से आराम करना और एग्जाम का तैयारी करना जो कि 3 दिन के बाद है। और लिन कहने लगता है ठीक है प्रिंसिपल, मैं समझ गया। बहुत ही लंबा समय बीत चुका है और पोर्टल के सामने वाला बंदा कहता है कि टेस्ट खत्म हो चुका है। नीनी कहती है कि लिंगी बाहर नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं लिन से बातें कर रही थी उस वक्त वो मेरी नजरों से ओझल होकर यहाँ से चला गया है, ये सब कुछ लिन की गलती है। और तभी किन आते हुए बोलता है कि नीनी कहती है डैड क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लिंगी नाम का बंदा है जो बहुत ही ज्यादा जीनियस है, उसने मेरी जिंदगी को बचाया था। और किन कहने लगता है कि डैड तुम्हारे ऊपर में यकीन करते हैं, तुम्हें मेरे ख्याल से कल सुबह जल्दी जाकर उसे आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। नीनी मायूस होकर कहती है ठीक है डैड मैं समझ गई। और किन कहता है ये बड़ी ही स्ट्रेंज वाली बात है नीनी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लिन ही लिंगी हो जिसे तुम ढूंढ रही हो। नीनी कहती है कि लिंग का कंपैरिजन लिन से नहीं किया जा सकता, लिन तो बहुत बड़ा कावर्ड है। जैसे ही बहमूत आया था लिन डर के मारे भाग गया था, लेकिन लिंग मिस्टीरियस एक्सट्रीमली हाई फायर एलिमेंट यूजर है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और किन कहता है अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है। लिन को दोबारा से छींक आती है और वो कहता है कि आखिर कौन है जो मेरे पीठ के पीछे मेरे बारे में बुराई कर रहा है, हो ना हो ये नीनी ही होगी क्योंकि वो स्टूपिड वुमेन ही मेरे बारे में भला बुरा कहती है। लिन का डोर नॉक होता है। लिन अपने मन में कहता है कि आखिर कौन है जो मेरे घर पे आना चाहता है। फिर जैसे ही वो डोर को ओपन करता है सामने में एक सेल्स पर्सन टाइप का बंदा है और लिन उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर आप कौन है। और ये बंदा कहने लगता है कि स्टूडेंट ये लिन, मेरा सरनेम है वांग। और लिन उसे अंदर आने को कहता है और वांग कहने लगता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, मैं यहाँ पर किंग चैन ब्रेन किंग ओरल लिक्विड लिमिटेड कंपनी का मैनेजर हूं। हमने सुना है कि आपने सक्सेसफुली अपने प्रोफेशन को चेंज कर लिया है, इस वजह से हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। आर्लिन कहने लगता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके लिए फी पे करना पड़ेगा, तो बताओ आखिर कितना फी पे करना है। और वांग कहता है कि इसके लिए आपको इतना फी के पे करना होगा, यानी 3 उंगली दिखाकर। आर्लिन कहने लगता है कि 3, आखिर ये क्या है। फिर वांग कहने लगता है कि 3 मिलियन और साथ में वो एक बॉटल भी हमारे लिन को दे देता है। और लिन उस बॉटल को देखते हुए बोलता है कि 3 मिलियन। वांग बहुत सारे बेनिफिट्स को बताने लगता है जो कि ललचाने वाली बातें हैं। और बॉटल को खोलते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि अपनी किडनी को दांव पर लगाने से बढ़िया तो यही है, मेरे ख्याल से फेम मिलने का यही फायदा होता है। वांग पीछे से कहता है कि आप इसे जल्दी से ड्रिंक कर लीजिए, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लिन बिना देरी किए हुए उस बॉटल पर रखा हुआ जो भी चीज है उसे पीने लगता है। फिर तभी उसे कुछ होता है, वो बोलता है कि इसका जो टेस्ट है ना वो काफी ज्यादा मीठा है। लिन को चूतिया बना दिया गया है। लिन बेहोश होते हुए कहने लगता है कि आखिर मेरा सर इतना ज्यादा क्यों घूम रहा है। फिर हमारा लिन सोफे पर लेटा हुआ है और वांग साइड की तरफ से एक डेविलिश लुक में फोन करते हुए बोलता है कि बॉस मैंने ट्रिक करके उसे एक बॉटल पिलवा दिया है, ये तो बहुत ही बड़ा गधा है, मैं जल्दी से अपने बैकअप प्लान को तैयार करके रखता हूँ। और सामने वाला बंदा कहता है कि जल्दी उसे मेरे पास लाओ। और वांग कहता है ठीक है बॉस। बाहर की तरफ में 2 लोग कैंप फायर किए हुए हैं और अंदर से कोई बोलने लगता है कि बॉस आप जिसे चाहते थे मैं वो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। और ये बंदा पता नहीं कौन है, ये एक अननोन कैरेक्टर है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम यहाँ पर से जा सकते हो, मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार करो। वांग कहता है ठीक है बॉस मैं समझ गया। और ये बंदा हमारे लिन को देखते हुए बोलता है मेरे बॉडी पार्ट्स तुम तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हो। इस बच्चे के जो प्रीवियस ऑर्गन्स थे वो मुझे बेचे गए थे और तब मैंने इस बात को जान लिया कि ये रीजनरेट कर सकता है, जो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। ओ मुझे अभी अभी याद आया, ये तो शुरुआत के समय का वो डॉक्टर था जिसने हमारे लिन का ऑपरेशन करके उसके बॉडी से ऑर्गन्स को निकाला था। बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई बोलता है कि इस बच्चे की मदद से मैं किसी भी ऑर्गन रीजनरेशन के सीक्रेट पर मास्टरी हासिल कर सकता हूँ। और बहुत ही पागलों की तरह हंसने लगता है। पीछे से आवाज आती है उसके बाद तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा, तुम तो सुप्रीम पावर मैन बन जाओगे, यानी कि पूरे विश्व के सबसे बड़े पावरफुल आदमी। और ये डॉक्टर हंसते हुए कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी इसको याद आता है कि आखिर वांग
तो चला गया है, ये किसका आवाज है। वो चौंक कर पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है जहां पे लिन अब कुर्सी पर बैठा हुआ है। डॉक्टर कहने लगता है कि कैसे पॉसिबल है, आखिर तुम इतने जल्दी कैसे जाग गए, ये तो इम्पॉसिबल है। मेरे स्लीपिंग ड्रग एक बड़े हाथी को भी 6 घंटों तक सुला सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। लिन बोलने लगता है कि मैं क्यूरियस हूं कि आखिर तुमने मुझे ट्रैक डाउन कैसे किया। डॉक्टर अपने पास से लेवल 20 का ZU जेन फैंटम ब्लेड को निकाल कर लिन को दिखाते हुए कहता है कि अब जबकि तुम जाग चुके हो तो मुझे ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है बच्चे, तो तुम ओबीडियंटली सरेंडर कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे लिम्स को लॉस नहीं करवाऊंगा। और लिन पीछे से कहने लगता है अच्छा तो तुम भी एक जॉब चेंजर हो, वो भी लेवल 20 के। लिन अपना फाइटिंग फॉर्म लेते हुए कहता है तो अब मेरे पास एक्शन लेने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अपने मन में कहता है कि अपने फायर एलिमेंट को यूज करने का मतलब है कि इस पूरे जगह को बर्न कर देना। अच्छा यही होगा कि मैं ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ना लगने दूं। लिन हवा में उड़ते हुए अपने फॉरबिडन कर्स इटर्नल फ्रीजिंग गेज को यूज कर देता है। इसके लिए लिन को अपनी दोनों आंखें सेक्रीफाइस करनी होगी, जिसके बाद उसके अंधे होने से पहले ही सारी चीजें फ्रीज हो जाएगी, जिसे देखकर डॉक्टर तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपने स्पेल को कास्ट करने के बाद लिन डॉक्टर को देखने लगता है जहां पे डॉक्टर घबराते हुए फ्रीज हो रहा है और कहता है कि आखिर तुमने ये कौन सा स्पेल मेरे ऊपर में यूज किया है। फिर वो अपने ब्लेड से इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेड ही पूरी तरीके से टूट जाता है। डॉक्टर घबराते हुए बोलता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मैं इस बर्फ को तोड़ नहीं पा रहा। भले ही तुम एक फॉरबिडन कर्स मास्टर हो, लेकिन तुम आखिर मुझे कैसे डिफीट कर सकते हो, वो भी सिंगल स्ट्राइक में। मेरे ख्याल से तुम एक मॉन्स्टर हो। लिन चेयर पर बैठते हुए बोलता है तो ठीक है, अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो गई है तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर लें। तो डॉक्टर जल्दी मुझे बताओ कि आखिर मेरे ऑर्गन रीजनरेशन एबिलिटी के बारे में आखिर किस किस को पता है। डॉक्टर कहता है कि इतनी अच्छी बात आखिर मैं किसी को क्यों बताऊंगा। लिन अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे ऊपर में यकीन करता हूँ, इसलिए मैं जल्दी से काम खत्म कर लेता हूँ। फिर अपने पावरफुल फिस्ट से डॉक्टर के ऊपर में एक जोरदार मुक्का मारने वाला है, जिसे देखकर डॉक्टर तो पूरी तरीके से पसीने में तरबतर घबराने लगता है। लिन के पावरफुल फिस्ट अटैक की वजह से ये बर्फ बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेक हो गया है, साथ में यहाँ डॉक्टर का भी शायद खात्मा हो गया है। डॉक्टर अब अनकॉन्शियस हो गया है। लिन कहने लगता है कि तुम्हारे इस घटिया से चीज को पीने के बाद अच्छा यही होता कि मैं सबसे पहले अपने स्टमक को ही सेक्रीफाइस कर देता। बाहर में निकलते ही लिन ने एक थंडर बोल्ट अटैक इन 3 लोगों के ऊपर में कर दिया है, जिससे ये तीनों भी अपने आप को नहीं बचा पाते। फिर हम वांग को देखते हैं जिसके कपड़े बहुत बुरी तरीके से फट चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने होशो हवास में है। फिर वो लिन से कहने लगता है कि प्लीज मुझे जान से मत मारो। और लिन बोलने लगता है जल्दी मुझे बताओ कि आखिर इन सारे स्कैन के पीछे में तुम्हारा रियल बॉस कौन है। और वांग कहने लगता है कि मैं नहीं बता सकता। और लिन फिर अपने एबिलिटी को यूज करते हुए वांग को डराते हुए कहने लगता है जल्दी मुझे बताओ वरना आज तुम्हारी मौत तो निश्चित ही है। और वांग घबराते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारा बिग बॉस सिंग चैंग का अंडरग्राउंड किंग है जिसका नाम है कैनसेन। लिन वांग के ऊपर अपना कर्स थंडरबोल्ट अटैक करते हुए बोलता है कि चीजें अब मेरे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, क्योंकि ये कैनसेन कोई मामूली आदमी नहीं है, ये चिंग सेंग सिटी के टॉप लोगों में से एक है। सीन सिंग चैंग अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट का दिखाया जाता है, जहां पर केन कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, जी हूँ मिसिंग है और तुम लोग उस स्टूडेंट को ट्रैक नहीं कर पा रहे। टकलू कहता है कि जी हाँ बॉस, आधा घंटा हो गया है, हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। जब हमारे लोग फार्म हाउस में पहुंचे तब वो जगह पूरी तरीके से जलकर राख हो गई थी और उसे अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये सब कुछ एक जॉब होल्डर का काम है। कैन गुस्से में अपने पैरों से टेबल को तोड़ते हुए बोलता है कि मुझे हर हालत में वो बंदा मेरे सामने में चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। टकलू घबराते हुए बोलता है ठीक है बॉस, मैं अभी जाकर उन लोगों को ढूंढता हूँ। और हमारा सीन शिफ्ट हो चुका है लिन और लिंगियू की तरफ, जहाँ लिंगियू लिन से कहता है बॉस जैसे ही मुझे पता चला कि आप मेरे घर आ रहे हैं मैंने इमीडिएटली लोगों को भेज दिया आपको लाने के लिए। और लिन कहता है कि यार तेरा जगह तो बहुत बड़ा है। लिंगियू कहता है कि बॉस वैसे आपने जो वो 2 मिलियन के बारे में मुझसे कहा था मैंने अपने फादर से उसके बारे में बातें कर ली है, लेकिन लिन कहता है लिंगियू पैसों के बारे में बातें करके अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब जबकि तुम मुझे बॉस बुलाते हो और मैंने तुम्हें एज अंडरलिंग एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो पैसे का हम दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा मैटर नहीं रहेगा। लिंगियू कहता है कि बॉस आपको अब कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपना ही घर समझिए, चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। फिर अपने मन में कहता है कि मेरे डैड बिल्कुल सही थे, लिन बहुत ही ज्यादा सिंपल माइंडेड बंदा है। और लिन अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कैंसन जैसा बंदा भी जी फैमिली में आने वाला है और वो भी मुझे पकड़ने के लिए। लिन के सामने में अब बहुत सारे मेट्स आ चुके हैं जो एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। इन सारी खूबसूरत मेट्स को देखते हुए लिन अपने मन में कहता है कि वाह यार ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई रिच क्यों बनना चाहता है, क्योंकि ये सारी चीजें उन लोगों को नसीब होती है। इन अमीर
अमीर लोगों की जिंदगी तो हम जैसे गरीब लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मुझको भी ऐसी जिंदगी चाहिए। फिर लिंग यू लिन से कहता है कि यंग मैन, इनमें से आपको कौन कौन पसंद आया है? मैं आपके लिए एक रूम अरेंज करवा दूंगा आज रात, जहां पर ये लोग आपको सर्व करेंगे। और लिन कहने लगता है क्या सचमुच में? तो मैं होल्ड बैक नहीं करने वाला। और सारी मेड्स लिन का हाथ पकड़कर उसे ले जाती हुई कहने लगते हैं कि यंग मास्टर आप हमारे साथ चलिए, आपके ड्रेस को चेंज करने में हम आपकी मदद करेंगे। आर्लिन कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लिंग यू हंसते हुए बोलता है कि बॉस आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पहले जाइए और चेंज कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया जगह ले जाऊंगा। लिन कहता है आखिर कौन सी जगह तुम मुझे ले जाओगे? लिंग यू कहने लगता है कि जब आप वहां पर पहुंचेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे कोई बिडिंग सेरेमनी है जहां पर लिंग यू लिन को ले जाना चाहता है। और फिर लिंग यू और लिन दोनों ही तैयार होकर इस बिडिंग सेरेमनी में आ चुके हैं। लिंग यू लिन से कहता है कि बॉस ये सिंचेंग का एनुअल ऑक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले आप ऐसी जगह पर कभी भी पहले नहीं गए होंगे। इस ऑक्शन में कई सारे रिच लोग आए हुए हैं जो कि अपना रिच वाला चोचलापन दिखा रहे हैं। फिर लिंग यू लिन से कहता है सिंचेन सिटी की जानी मानी हस्तियां यहाँ आई हुई है, तो बॉस चलो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लिन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा पेट अभी खाली है तो मैं अपने पेट को भरना पसंद करूंगा। लिन के बिहेवियर को देखते हुए लिंग यू मन में कहता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, इसीलिए गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। लिन खाना खाते हुए बोलता है कि मैं रात भर बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से अब मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने अपने स्टमक को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, इसलिए कंपनसेट के तौर पर अब मुझे अपने पेट को भरना होगा। तभी कोई आकर कहता है कि लिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिन खाते हुए साइड की तरफ कंफ्यूज होकर देखता है और ये होती है निनी, और दूसरी लड़की का नाम है ल्यू यान वी। निनी कहती है ये सचमुच में तुम हो, और वी कहती है आखिर ये है कौन? लिन निनी को इग्नोर करते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये स्टूपिड वुमेन बार बार मेरे सामने में क्यों आ जाती है। और निनी वी को बताने लगती है कि याद करो मैंने तुम्हें सीक्रेट रेल्म टेस्ट के बारे में बताया था। वी लिन को देखते हुए निनी से कहती है कि तुम उस जगह पर एक जीनियस बॉय से मिली थी जो कि फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है, तो क्या ये वही बंदा है? निनी कहती है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा कावर्ड है, वो बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इससे मिलना हमारे लिए बैड लक है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। वी निनी दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं और साइड की नजरों से उन्हें देखते हुए लिन अपने मन में कहता है कि ये स्टूपिड वुमेन, बाई चांस अगर इसको ये बात पता चल गई कि लिंगी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं, तो पता नहीं इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। मैं जरूर उसका चेहरा देखना पसंद करूंगा। अब कुछ यंग मास्टर्स का ग्रुप एंट्री ले रहा है और उनके साथ में मौजूद है लिंग यू, जो कि लिन से कहने लगता है कि सब लोगों को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, ये मेरे बॉस है, इनका नाम है ये लिन। सेंटर वाला बंदा कंफ्यूज होकर कहता है कि मास्टर जी क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस बंदे को आपको बॉस बुलाना चाहिए। लिंग यू बोलता है कि अपने शब्दों को संभाल कर बोलो, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे बॉस कहलाने के लायक है। क्या तुम जानते हो कि मेरे बॉस का अभी लेवल क्या है? और उसके साइड वाला बंदा कहने लगता है कि आखिर इसका लेवल कितना ही होगा। लिन के लेवल को जानने के बाद सब लोग पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। उन लोगों को तो यकीन भी नहीं हो रहा होता कि सचमुच में लिन का लेवल 16 है। लिन कहता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो तुम लोग शांत हो जाओ। लेवल अप करने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स है, जैसे ही हम सिटी से बाहर जाएंगे तब मैं लेवल अप करने में तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके बाद तुम लोग अपने बड़े एग्जाम में अच्छे रिजल्ट को पाओगे। सारे लड़के खुश होते हुए बोलते हैं क्या सचमुच में? ऐसे में तो हम भी आपको बॉस बुलाएंगे, तो हमारी लेवल अप करने में मदद कीजिए बॉस। लिंग यू कहने लगता है बड़े एग्जाम से पहले सिटी को छोड़कर किसी भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से मदद लेना तो मना है। लिन कहता है कि मैंने सुना है कि बड़ा एग्जाम का ट्रायल जो है वो सिटी के बाहर हो रहा है, अगर इस जर्नी के दौरान। और लिंग यू बोलता है कि बॉस मैं समझ गया, आप हमारी सिटी के बाहर में लेवल अप करने में मदद करना चाहते हैं। लिन कहता है हाँ, लेकिन ये फिर भी काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा लेवल भले ही बहुत ज्यादा हाई हो लेकिन मेरे पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं। लिंग यू लिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि बस इक्विपमेंट की बात है, ये तो मेरे लिए बहुत ही इजी है। स्टेज की तरफ इशारा करते हुए लिंग यू लिन से कहता है कि बॉस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप मेरी लेवल अप करने में मदद करेंगे तब तक इस ऑक्शन में जो कुछ भी इक्विपमेंट आएगा वो सारी चीजों को मैं आपके लिए बीट करूंगा। लिन खुश होकर बोलता है क्या सचमुच में? लिंग यू बोलता है कि बिल्कुल, क्योंकि आप मेरी मदद कर रहे हैं तो बदले में मुझे भी तो आपकी मदद करनी ही चाहिए। होस्ट कहते हैं कि आप सभी को गुड मॉर्निंग, इस ऑक्शन में सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं हूं आज की आपकी ऑक्शनर ट्रेजर पवेलियन ऑक्शन हाउस की तरफ से। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। सारे लोग तालियां बजा रहे होते हैं। ऑक्शनर कहती है कि मैं आशा रखती हूँ कि आज हर कोई आप में से एक आइटम तो विन करके जाए। फिर बिना देरी के वो एपिक स्किल स्क्रोल को सामने लाकर बोलती है ये एक फायर टाइप स्किल है जो कि एक मेज टाइप जॉब के लिए सूटेबल है। इसका ऑक्शन शुरू होगा 5 लाख से और हर बार इसे 10,000
10,000 से इंक्रीज किया जाएगा, तो प्लीज आप सभी बीट कीजिए। सारे लोग हाथ उठा उठा कर पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। तभी किन भी अपनी एंट्री लेते हुए कहता है 3 मिलियन। सारे लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि देखो ये तो किन है, उसने 3 मिलियन की बोली लगाई है। लिन खाते हुए अपने मन में कहता है कि ये अपनी डॉटर के लिए इस रैली को बाय कर रहा है, क्योंकि उसका जो जॉब है वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड है। मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक फॉरबिडन कर्स मास्टर हूँ। लिन कहता है लिंग यू तुम्हारा प्रोफेशन लेवल चेंजिंग स्वॉर्ड्समैन है। अगर तुमसे मैच करता हुआ कोई एबिलिटी तुम्हें मिले तो ऑक्शन में तुम बीट करना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को बचाने में मदद करेगी। लिंग यू कहता है ठीक है बॉस, मैं समझ गया। ऑक्शनर कहती है नेक्स्ट आइटम बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये एक रूई रिंग है जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट को 30 पॉइंट तक इंक्रीज करता है, और इसके साथ एक स्किल आता है जिसका नाम है ड्रैगन पोजेशन। तो इसका जो बोली है वो 2 मिलियन से स्टार्ट होता है। लोग रिंग के ऊपर में बोली लगाना शुरू कर देते हैं। लिन लिंगयू से कहता है कि ये रिंग एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर देता है, ये आइटम मेरे लिए बहुत बढ़िया है। लिंगयू तुम इसके लिए बीट करो। लिंगयू अपने फादर जी के पास जाकर बोलता है कि आपको इस रिंग को बीट करना होगा डैड। और जी कहता है ठीक है मैं समझ गया। मिस्टर जी सीधा 8 मिलियन की बोली लगाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि 8 मिलियन को इस लड़के के ऊपर में बर्बाद करना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वैसे भी ये कुछ टाइम के बाद तो मर ही जाएगा, मरने के बाद पूरा का पूरा इक्विपमेंट मेरे ही हाथों आने वाला है। ऑक्शनर 8 मिलियन 1 2 काउंट करना शुरू करती है। तभी पीछे की तरफ से कोई एंट्री ले लेता है और सीधा 10 मिलियन का बिड लगाता है। ये है कैनसेन, जो बिल्कुल एक अंडरग्राउंड डॉन के समान एंट्री लिया है। बहुत ही धांसू एंट्री थी। फिर कैन जाकर जी से कहता है प्रेसिडेंट जी आखिर आप कैसे हैं। साइड की तरफ से कोई बोलता है कि कैनसेन जो कि अंडरग्राउंड का किंग है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। मिस्टर जी कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन ली कहता है जिसका मुझे था इंतजार वो इंसान आ गया। तो ये है कैनसेन। फिर लिन अपना चेहरा छुपाते हुए मन में कहता है कि मैं उसे अपने आप को डिस्कवर करने नहीं दे सकता। जी कहता है कि कैन आखिर मेरे जी ग्रुप ने तुम्हें कब ऑफेंड कर दिया, मुझे एक्सप्लेन करो। और कैन कहता है कि तुम्हें मैं एक्सप्लेन करूं, तुमने मेरे आदमी को जान से मार दिया और तुम एक्सप्लेनेशन मुझसे मांग रहे हो। जी कहता है कि कैन मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ट्रबल क्रिएट करना ही चाहते हो तो मेरे जी ग्रुप को कमजोर समझने की गुस्ताखी मत करना। और अपना दम दिखाने के लिए सीधा 12 मिलियन की बोली लगा देता है। हंसते हुए कैन कहता है ठीक है मिस्टर जी, मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, देखते हैं कि एंड तक कौन बना रहता है। कैन कहता है क्या तुमने वेरीफाई कर लिया है कि जो वेयर हाउस के पास में कार आया था वो जी ग्रुप का ही था। और साइड वाला बंदा बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, वो वेयर हाउस से निकल कर सीधा जी फैमिली के विला में रुका। कैन गुस्से में कहता है ठीक है जी ग्रुप, अब तुम लोग तैयार हो जाओ, अब तुम लोगों के साथ में जो होने वाला है उसके लिए तुम मुझे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारी इंटायर फैमिली को जान से मार दूंगा। और 12 मिलियन में इस रिंग को हमारे मिस्टर जी ने जीत लिया है। जी लिन को रिंग देते हुए कहता है कि लिन मेरे ख्याल से तुम्हें ये रिंग पसंद आया था। और लिन रिंग को लेते हुए कहता है कि अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिंग यू कहता है कि डैड जिस आदमी से आप बात कर रहे थे वो कौन था। जी कहता है वो कैनसेन है, अंडरग्राउंड का किंग, जो हमेशा एक क्लीन प्रॉपर बिजनेसमैन होने का एक्टिंग करता है, लेकिन अब वो जी ग्रुप के साथ में उलझना चाहता है। लिन कहता है कि अंकल जी ग्रुप बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी का अटेंशन वो अट्रैक्ट करता है, आपके लिए बेनिफिट तभी होगा जब आप केयरफुल रहेंगे। और जी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा लिन। लिन के रिंग पहनते ही नोटिफिकेशन आता है एम्परर ड्रैगन रूई रिंग एट्रीब्यूट 30 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट इंक्रीज हो गया। ड्रैगन पोजीशन जो भी इस रिंग को पहनेगा उसे ड्रैगन एनर्जी का लक 10% इंक्रीज हो जाएगा। लिन खुश होकर बोलता है कि अंकल जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लिंगयू को हर हालत में प्रेस्टिजियस स्कूल तक लेकर जाऊंगा। मिस्टर जी कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, लिंगयू और तुम दोनों अब ब्रदर्स के समान हो, इसलिए तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। ऑक्शन खत्म हो चुका है। लिंगयू कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मेरे डैड ने बहुत सारे इक्विपमेंट को हमारे लिए बाय किया है। तो बॉस आखिर आप कौन सा इक्विपमेंट पसंद करते हैं, जल्दी से पिक कर लीजिए। सबसे पहले है अजूर थंडर रिंग जो 50 पॉइंट तक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट को इंक्रीज करता है। थंडर इनहेंसमेंट जो भी इस रिंग को पहनेगा उसका लाइटनिंग एबिलिटी 20 पॉइंट तक इंक्रीज होगा। दूसरा है डुअल यिंग यांग ब्रेसलेट जो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट को 40 पॉइंट तक इंक्रीज करता है। यिंग यांग ट्विंग जब दोनों यिंग और यांग ब्रेसलेट को एक साथ पहना जाता है तब हीलिंग फैक्टर इंप्रूव होता है। तीसरा है मोल्टन मून नेकलेस जिसका स्पिरिचुअल पावर पॉजिटिव 200 एट्रीब्यूट है, इसे रिफाइन किया जा सकता है और साथ में इन तीनों को ही रिफाइन किया जा सकता है। ब्रेसलेट को पहनने के बाद लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। एक स्वाड उठाकर लिन कहता है कि ये स्वाड सचमुच में
बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी मदद से मैं अपने लेवल 10 के न्यूलीफाइंग स्पेल को यूज कर सकता हूँ। इस स्वॉर्ड का नाम है स्टारफॉल फ्रैक्चर, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। लिन कहता है कि ये ब्लेड सचमुच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लिंग यू, आने वाले एग्जाम में इस वेपन की मदद से हम बहुत ज्यादा इनविंसिबल हो जाएंगे। नीनी बाथटब में बात लेती हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर जी फैमिली को इस कावर्ड में क्या दिख रहा है। नीनी अंगड़ाई लेती हुए कहती है कि जी ग्रुप ने आज के दिन में 100 मिलियन के इक्विपमेंट को बाय किया है। पता नहीं क्यों ये सारे लोग लिन के ऊपर में इतने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो मुझसे छुपी हुई है? अंदर की बात, ये सीन देख के मुझे बहुत मजा आया। थोड़ा सा और क्लियर दिखता तो और मजा आता। बटलर आंखें बंद करके बाथरूम के बाहर आ चुका है और नीनी से कहता है कि मिस वी और उनके साथ में एक बंदा आया है। जिस पर्सन को आप ढूंढ रही थी उसके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है। नीनी बाथटब से बाहर निकलती है और कपड़े से अपने आप को ढकते हुए कहती है कि उनके पास में लिंगी का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगा। उन्हें गेस्ट रूम में इंतजार करवाओ, मैं जल्दी वहां आ रही हूँ। हमसे ज्यादा तो इस बटलर के मजे है, कम से कम बाथरूम के बाहर जाने का उसे मौका तो मिल गया। फिर नीनी तैयार होकर बाहर आते हुए कहने लगती है कि वी बताओ मुझे, क्या तुम्हें लिंगी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता लगी? वी कहती है कि नीनी ये है इन्वेस्टिगेटर हुआंग, जिनके पास में लिंगी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्वेस्टिगेटर हुआंग बोलने लगता है कि जिस बंदे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था उसके बारे में मेरे पास न्यूज तो है, लेकिन वो कुछ खास अच्छी नहीं है। नीनी कहती है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? हुआंग कहता है कि जिस बंदे के बारे में आप तलाश कर रही है दरअसल वो एक क्रिमिनल है, तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो आपके साथ में कुछ पूछताछ करना चाहता है, तो प्लीज इस इन्वेस्टिगेशन में आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। नीनी चौंक कर बोलती है, क्या लिंगी एक किलर है? ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अगर वो सच में एक मर्डरर होता तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाता। वी कहती है कि नीनी पहले तो तुम अपने आप को शांत कर लो। हुआंग कहता है कि जिस बंदे लिंगी के बारे में आपने मेंशन किया था कि हेल फायर को यूज करते हुए उसने लेवल 8 के मॉन्स्टर को सिंगल ब्लो में मार दिया था, हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक नाम सामने में आया है। नीनी बोलती है कि आखिर वो नाम क्या है? हुआंग कहता है उसका नाम है यीलिन। हमारे इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि जिस बंदे लिंगी को आप ढूंढ रही हो दरअसल वो यीलिन ही है। अरे ये तो ब्यूरो के लोग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं, इन लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है। लिन का नाम सुनकर तो नीनी के होश ही उड़ जाते हैं। वो कंफ्यूजन में बोलती है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर वो अपने आप को शांत करते हुए बोलती है, इन्वेस्टिगेटर हुआंग, आपको शायद यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे साथ आप इस तरीके का मजाक मत कीजिए। आखिर इस जैसा कावड़ आदमी लिंगी कैसे हो सकता है जो मौत से इतना ज्यादा डरता है? नीनी की बातों को सुनकर अब ये हुआंग बड़े ही अजीबोगरीब निगाह से नीनी को देखने लगता है और उससे बोलता है, क्या आप सच कह रही है? और वो यहाँ नीनी का लाइट डिटेक्शन टेस्ट कर रहा है, शायद उसके पास में ये एबिलिटी है। और नीनी बोलने लगती है, बिल्कुल लिंगी लिन हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव था। और दूसरी तरफ लिन जो बहुत ही ज्यादा फट्टू है। लेकिन हुआंग को इस लाइट डिटेक्शन से कुछ भी हासिल नहीं होता। वो बोलता है कि इसे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। फिर कहता है कि आपका कॉपरेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा मैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आऊंगा, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता लगती है तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। नीनी कहती है, ठीक है, मैं आपको जरूर वो बात बताऊंगी। लिंगयू और लिन पता नहीं किसी ट्रेनिंग जोन की तरफ में जा रहे होते हैं और एक विमेन इन लोगों को ग्रीट करती हुए बोलती है कि आप लोगों का यहाँ इस ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत है। फिर वो पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका लेवल क्या है? लिन कहता है, मैं अभी लेवल 16 पर हूँ। लिन ने लेवल 40 के नीचे का ग्राउंड चूज किया है और जैसे ही वो उसके अंदर में एंट्री करता है पीछे से वो विमेन कहती है, ठीक है, मैंने आपके लिए सारी चीजों को तैयार कर लिया है, अब आप अपना ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों को यहाँ पर कई सारे डमी ह्यूमंस दिखाई देते हैं जिनका लेवल है 14 के लगभग और सारे के सारे कुछ चीज बोल रहे होते हैं या फिर कुछ बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन लिन अपने स्वाड को निकालते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है तो मैं जो चाहे यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ गया है, अपने स्वाड को लेकर आ रहा बोलता है, तो चलो क्यों ना मैं अपने सबसे पहले लाइव स्वाड के पावर को टेस्ट करूं। और बिना देरी के उसने इन डमीज के ऊपर में अटैक कर दिया है और सारे डमीज बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारा लिन इस ट्रेनिंग ग्राउंड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर एक बहुत ही जोरदार धमाका दिखाई देता है जो कि है कर्स स्पेल लाइव स्वाड का अटैक, जो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार था। और हमारे लिन ने कुछ ही पल में इस ट्रेनिंग ग्राउंड को एक शमशान घाट में तब्दील कर दिया है। अपने परफॉर्मेंस से खुश होने के बाद लिन बोलता है कि बहुत बढ़िया, तो क्यों ना अब मैं अपने कर्स स्पेल को एक बार ट्राई करके देखूं। लिंगयू कहता है कि हम लोगों का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इस वजह से मेरे बॉस अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं पागलों की तरह। विमेन कहने लगती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। लिन बाहर आ चुका है। लिंगयू बोलता है कि बॉस आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? लिन कहता
है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मुझे अब आराम की ज़रूरत है। वीमेन को यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी हमारे लिन ने इस ट्रेनिंग ग्राउंड का सफाया कर दिया है। वो बोलती है कि आप मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल बस अभी 16 ही है और ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर में मौजूद डमीज का लेवल 40 है। उन लोगों को इतने जल्दी डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से उन लोगों ने गलत इक्विपमेंट भेज दिया है, इसके लिए उन्हें कंपनसेट तो करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये वीमेन अंदर की तरफ में जाकर देखने लगती है और लिन कहता है जाते हुए कि ये बहुत ही अच्छा था लिंग्यू, चलो अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और जैसे ही ये वुमेन अंदर का नज़ारा देखती है वो पूरी तरीके से हैरान कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अंदर में हमारे लिन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन मचा दिया था। हर एक डमी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। वुमेन ऊपर से बोलने लगती है कि हे भगवान, आखिर यहाँ पर अभी अभी ये क्या हुआ। और हमारा सीन दोबारा से जी फैमिली रेसिडेंस की तरफ में शिफ्ट हो गया है, जहाँ गेट के बाहर में 2 गार्ड्स हमें नजर आते हैं। एक गार्ड के ऊपर में पिन से अटैक कर दिया गया है और बेचारे के बॉडी में अब पॉइजन फैलने लगता है। अपने साथी का बुरा हाल देखते हुए सेकंड गार्ड बोलता है कि ब्रदर, आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ से एक डरावना हाथ पीछे से दूसरे गार्ड की तरफ में आगे बढ़ रहा है। बेचारा घबराहट में समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए और एक तेज चीख की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज हमारे मिस्टर जी को भी सुनाई दी है। वो बोलते हैं कि आखिर बाहर में हो क्या रहा है। तभी एक इंजर्ड बटलर आते हुए बोलता है कि मास्टर, आपको जल्दी से यहाँ पर से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी इस बटलर के पीछे कोई अपना स्वाड घुसेड़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम भाग कर जाओगे कहाँ। बेचारा बटलर दर्द में बहुत जोर से चीखता है और ये होता है कैन, जिसने अपने स्वाड से बटलर को जान से मार दिया है और हंसते हुए कहने लगता है कि मिस्टर जी, हम दोबारा एक दूसरे से मिल गए। जी अपने गन से कैन की तरफ निशाना करते हुए बोलता है कि कैन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसपैठ करने की। लेकिन कैन कहाँ किसी की सुनेगा। वो तेजी की रफ्तार से जाकर हमारे मिस्टर जी के दोनों हाथ को ही कट कर देता है, जिस वजह से दर्द के कारण मिस्टर जी जोर से चीखते हैं। कैन अपने पैरों को जी के फेस पर रखते हुए बोलता है, तुम बहुत बड़े गधे हो, तुम्हें लगा कि अपने गन से तुम एक अवेकनर का सामना कर पाओगे। तभी कैन का एक साथी आकर बोलता है कि बॉस, वो लोग यहाँ पर नहीं है, हमने हर जगह तलाश कर लिया। और कैन और भी ज्यादा जी के फेस को प्रेस करने लगता है। कैन कहता है कि इसे बंदी बना लो, वो लोग ढूंढते हुए हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। लिन और लिंग्यू भी घर वापसी कर चुके हैं, इन सारी बातों से अनजान कि उनके घर पर अभी कुछ टाइम पहले ही अटैक हुआ था। लेकिन हमारे लिंग्यू को यह काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर लाइट ऑन क्यों नहीं है और बाकी के गार्ड्स कहाँ पर है, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन तभी लिन को एहसास होता है। फिर जैसे ही वो डोर को ओपन करके अंदर की तरफ में जाने लगता है, वो बोलता है कि मुझे तेज ब्लड की स्मेल आ रही है। फिर सीधा लाइट को ऑन करता है और सामने का नजारा तो बहुत ही ज्यादा डरावना है, जहां पर जी फैमिली के ये जितने भी गार्ड्स या मेंबर्स रहते हैं वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। लिंग्यू कंफ्यूज होकर बोलता है कि मेरे ख्याल से हम लोग किसी गलत जगह पे एंटर कर दिए हैं, ये मेरा घर नहीं हो सकता। लिन कहता है कि लिंग्यू, तुम सावधान रहो। लिंग्यू तेजी से आगे भागते हुए बोलता है कि डैड, अंकल फू, आखिर आप लोग कहां पर है। लेकिन टेबल पर एक नोट रखा हुआ है जिसके तरफ हमारा लिन आगे बढ़ रहा है। अब नोट को उठाकर वो बोलता है कि लिंग्यू, तुम्हें कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हारे हर सवालों का जवाब इस नोट पे लिखा हुआ है। फिर यह लिंग्यू भी उसके तरफ आगे बढ़ चुका है और लिन उस नोट को पढ़ने लगता है, जहां पर यही लिखा होगा कि तुम्हारा बाप मेरे कब्जे में है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से लिन को लेकर मेरे पास में आ जाओ। लिंग्यू गुस्से में उस नोट को फाड़ते हुए बोलता है कि कैन, मैं अपने हाथों से तुझे जान से मारूंगा। लिन उससे कहता है कि लिंग्यू, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले तुम छुपने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढ लो, मैं जाकर अंकल जी को ढूंढ कर बचाऊंगा। लिंग्यू कहता है नहीं, मैं अपने हाथों से उसे जान से मारना चाहता हूं और अपने डैड को रेस्क्यू करना चाहता हूं। बॉस, आप मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन लिन उसकी कहां सुनने वाला है, वो लिंग्यू को बेहोश कर देता है। फिर जैसे ही लिंग्यू बेहोश होता है, लिन उससे बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं अंकल को सेफ वापस घर जरूर लाऊंगा। बड़ी सावधानी से लिंग्यू को बेड में सुलाने के बाद अब लिन तैयार हो चुका है अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। यार वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि कैन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे वर्ल्ड में इंटरफेयर करने का मतलब क्या होता है और एक कर्स मास्टर कितना जरा टेरिफाइंग हो सकता है, आज तुम्हें पता चलेगा। सीन एक एरिया का दिखाया जाता है जहां कुछ गार्ड्स निगरानी कर रहे हैं। ये जगह है सिंह सिटी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट। लिन यहाँ पर अंधेरी रास्तों की गलियों से गुजरता हुआ इस ब्लैक मार्केट में एंटर कर चुका है। सामने गार्ड्स को देखते हुए बोलता है, अच्छी बात यह है कि मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट था, जिस वजह से इन लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया। लेकिन तभी एक बंदा मुस्कुराते हुए लिन के तरफ में देख लेता है और लिन चौंक कर बोलने लगता है कि उन लोगों ने इतने जल्दी मुझे डिस्कवर कर लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। सारे गार्ड्स अपने गन को लिन के ऊपर तान देते हैं, जिनमें से कुछ लेजर गन्स भी होते हैं। और एक बंदा कहने लगता है कि ब्रदर, आखिर हम किस एरा में हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम शैडो में छुपकर यहाँ आए हो। लिन कहता है कि ब्लैक मार्केट में हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रारेड नाइट विजन कैमराज है, जिस वजह से इन लोगों को मेरे लोकेशन के बारे में पता चला
और वही बंदा बोलने लगता है कि चलो ब्रदर, बॉस तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यार। लिन अपने कर्स को तैयार करते हुए मन में कहता है अगर ऐसी ही बात है तो डायरेक्टली मुझे अब रश करना चाहिए। लिन अपने कर्स स्पेल बर्निंग रीइंकार्नेशन को तैयार कर लेता है इनके ऊपर में अटैक करने के लिए। ये बंदे लोग कहने लगते हैं कि इसने तो अपने कर्स को तैयार कर लिया और लिन पूरी तरीके से बुढ़ा हो गया और अपने मन में कहने लगता है मेरा राइट किडनी अभी कुछ टाइम पहले ही रिकवर हुआ था तो मुझे अब अपने लेफ्ट किडनी को सेक्रीफाइस करना होगा। ओ मेरे प्यारे किडनी, तुम्हें अब अपना कुर्बानी देना ही होगा। और ये सारे लोग अपने गन से लिन के ऊपर में शूट करने लगते हैं, लेकिन लिन ब्लैक फ्लिप मारते हुए किसी तरीके से इन बुलेट से अपने आप को बचा लेता है। लिन का कर्स अटैक अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा है यार। जो भी इस अटैक के रेंज में आता है वो सारे बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ गार्ड्स बचे हुए हैं जिनका खात्मा करने के लिए लिन अपने फ्लीटिंग डांस का इस्तेमाल करके नजदीक पहुंच जाता है और अपने मन में कहने लगता है कि मैं ज्यादा चीजों को लंबा नहीं कर सकता वरना मेरा सीक्रेट रिवील हो जाएगा, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो अपने स्पीड को यूज करते हुए उन सबको बहुत बुरी तरीके से बर्न कर देता है और अपने मन में आगे बढ़ते हुए बोलता है कैन, तेरा मास्टर अब तुझे मारने के लिए आ चुका है तो तैयार हो जा, तेरा बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। अब पता नहीं विंग मैजिक वाइंड ब्लेड अटैक किसने किया है, लेकिन ये जस्ट लिन के सामने में हुआ है और एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाई देता है जो सीधा हमारे लिन के तरफ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन लिन इस अटैक से अपने आप को बचाते हुए बोलता है कि यह अटैक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से मेरे ऊपर में किया गया है। आखिर कौन है ऐसा जिसने वाइंड से अवेकन लिया है जो अब लेवल 13 पर है। लिन के सामने में दो बंदे आ चुके हैं जहां लॉन्ग हेयर बॉय बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अकेले आ गए हो, तुम्हें अपनी जिंदगी को खोने से डर नहीं लगता। स्पेयरमैन कहता है कि सेवेंथ ब्रदर, आप इस बात को मत भूलिए कि बॉस ने हमें इसे जिंदा पकड़ने को कहा है। और लॉन्ग हेयर बॉय बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। लिन अपने स्वार्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा अनलकी हो क्योंकि आज मेरे पास मेरा स्वार्ड है। लिन ने अपने स्टारफॉल ट्रेस को बाहर निकाल लिया है और सामने की तरफ में करते हुए बोलता है चलो एक ही बार में दोनों आ जाओ, देखता हूं कि आखिर तुम लोग मेरे कितने स्टेप को झेल सकते हो। और साथ में वो अपने कर्स स्पेल लाइफ स्वार्ड को भी यूज करता है। स्पेयरमैन अपने वाइंड मैजिक ड्रैगन पिस्टल अटैक को लिन के ऊपर करते हुए बोलता है कि कमीने, तेरे में बहुत ज्यादा घमंड भरा हुआ है, आज तेरे घमंड को मैं चकनाचूर कर दूंगा। और जैसे ही वो अपने वाइंड मैजिक ड्रैगन पिस्टल अटैक लिन के ऊपर में करता है, लिन उसके अटैक को डॉज करके स्पेयरमैन के ऊपर अपने फर्स्ट स्वार्ड से काउंटर अटैक करता है। लिन के पीछे से सेवेंथ अटैक करते हुए बोलता है कि कमीने, तू बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो अब मेरे इस अटैक का सामना कर। और उसने अपने वाइंड ब्लेड अटैक को हमारे लिन के ऊपर में कर दिया है, लेकिन लिन उसके अटैक को भी डॉज करते हुए अपने सेकंड स्वार्ड से काउंटर अटैक इस सेवेंथ के ऊपर में कर देता है। सेवेंथ लिन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि बच्चे, भले ही तुम बहुत ज्यादा फास्ट हो लेकिन क्या तुम हम लोगों को बस स्क्रैच ही देना चाहते हो। सेवेंथ की बातों को सुनकर स्पेयरमैन हंसने लगता है, लेकिन लिन भी मुस्कुराकर उनके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलता है कि तुम लोगों को ये सब कुछ चीजों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर मेरा स्वार्ड स्किल अभी कौन से लेवल पर है। स्पेयरमैन के ऊपर में अपना थर्ड स्वार्ड अटैक करता है, लेकिन स्पेयरमैन अपने स्पेयर से लिन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। लिन दोबारा से अपने फोर्थ स्वार्ड अटैक को इन दोनों के ऊपर में कर देता है और ये दोनों अपने अपने वेपन से इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर लिन इनके ऊपर में फिफ्थ स्वार्ड से अटैक करता है, एक जबरदस्त धमाका। फिर सिक्स्थ स्वार्ड अटैक करता है, फिर एक जबरदस्त धमाका। फिर सेवेंथ स्वार्ड अटैक करता है, एक और जबरदस्त धमाका। सेवेंथ ब्रदर के ऊपर में लिन अपने 8 स्वार्ड अटैक करता है, जिस वजह से 7 का स्वार्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। साथ में 7 को बहुत गहरी इंजरी भी आई है। लिन से बहुत बुरी तरीके से मार खाने के बाद 7 तो उड़ते हुए पीछे की तरफ में जाता है और अपने ब्रदर का इतना बुरा हाल देखकर स्पेयरमैन चिल्लाते हुए बोलता है कि सेवेंथ ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? लिन मुस्कुराते हुए अपने चेस्ट पर हाथ रखकर बोलता है कि 8वां हमला बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। लिन ने स्पेयरमैन का भी बहुत बुरा हाल कर दिया है, वो खून की उल्टियां कर रहा है। घबराते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हारी स्वार्ड टेक्निक इतने हाई लेवल पर कैसे हो सकती है, ये तो नामुमकिन है। लिन स्वार्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक हमले के साथ में स्पेयरमैन का भी खात्मा हो चुका है। और साइड की तरफ से अपने ब्रदर को मरा हुआ देखकर सेवेंथ बोलने लगता है कि फिफ्थ ब्रदर, आखिर आपके साथ ये क्या हो गया? और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तू कोई ह्यूमन हो ही नहीं सकता, तू एक डेविल है। इससे पहले कि सेवेंथ कुछ और बातें बोल पाता, लिन अपने हेल फायर से इसे पूरी तरीके से बर्न कर देता है। और लिन कहता है कि तुम जैसे लोगों का मैं इसी तरीके से खात्मा करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग मुझे मारने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे, अब जबकि मैंने तुम लोगों को मार दिया है तो मैं डेविल कहला रहा हूं। आखिर ये कौन सा लॉजिक है? बाहर में सारे लोगों का खात्मा करने के बाद लिन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैंने पहले ही
तुम लोगों को बता दिया था कि तुम लोगों में से आज रात को कोई भी जिंदा बचकर मेरे हाथों से नहीं जा पाएगा। फिर एक दीवार के टूटने का सीन दिखाया जाता है जो कि एक धमाके के साथ में ब्रेक हुआ है यार। ये सारा कारनामा हमारा लिन का ही होगा। फिर हम देखते हैं कि ये जितने भी गार्ड्स अभी लिन के साथ में फाइट कर रहे थे वो घबराते हुए बोलने लगते हैं कि प्लीज हम लोगों को बचा लो, इस बंदे को मारना नामुमकिन है। साथ में वो लोग बहुत बुरी तरीके से बर्न भी हो रहे हैं और धुएं के पीछे से हमारा लिन आगे की तरफ में बढ़ रहा है। और फिर कुछ ही देर की बात थी, वो अपने स्वॉर्ड से इन बाकी के गार्ड्स को भी बहुत बुरी तरीके से जान से मार देता है। किसी के तो गले काट देता है, किसी के तो बॉडी को दो हिस्सों में ही बांट देता है। और इस तरीके से वो अपना फर्स्ट स्वॉर्ड और सेकंड स्वॉर्ड अटैक करते हुए बाकी के गार्ड्स का भी खात्मा कर दिया है। लेकिन अभी भी एक गार्ड बचा हुआ है जो आधा बर्न होते हुए सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है। अर्लिन बड़े ही धीरे से उसके पीछे आगे बढ़ रहा है यार। कहने लगता है कि तुम्हें इतना भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम ऐसे ही भागते रहोगे तो मैं अपना काउंटिंग दोबारा से भूल जाऊंगा और फिर से मुझे काउंट करना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो तुम वहीं पर रुक जाओ। अब पता नहीं कोई लिन के सामने में आ चुका है जिसे देखने के बाद लिन तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर ये बंदा बहुत ज्यादा जॉइंट है, इसका हाइट कम से कम 12 से 14 फीट तो होगा ही होगा और ये अपने साथ में एक फरसा लेकर आया है। हंसते हुए कहता है कि काफी लंबा समय हो गया है। ये बंदा है ब्लैक मार्केट का नंबर 1 फाइटर जाई यूसी लेवल 42। जाई कहता है कि बच्चे मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्या सीक्रेट है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि अकेले आकर मेरे एरिया में ट्रबल क्रिएट करे। इतनी इंजरी झेलने के बाद भी तुम अब तक गिरे नहीं हो, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई तो बात होगी यार, वो मुझे जाननी है। लिन जाई के वेपन को देखते हुए बोलता है कि इस एक्स का वेट 100 किलो से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर वो जाई से कहता है तुम अपने एक्स को पहले नीचे रख दो, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। जाई अपने एक्स से लिन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। जाई का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक था। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्डिंग 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। लेकिन हमारा लिन बहुत ही इंजरी की हालत में भी अपने कर्स स्पेल, बर्निंग रीइंकार्नेशन और साथ में फ्लीटिंग डांस एबिलिटी दोनों को ही यूज करके उस अटैक से किसी तरीके से अपने आप को बचा लेता है। ये देखकर कि लिन को कुछ भी नहीं हुआ है, जाई कहने लगता है कि सचमुच में तुम एक कर्स मास्टर हो, तो मुझे बताओ कि आखिर कब तक तुम अपने लाइफ को जलाते हुए कॉम्बैट पावर में एक्सचेंज करते रहोगे। जाई बिना देरी किए अपने एक्स से लिन के स्वॉर्ड के ऊपर में अटैक करता है यार। किसी तरीके से लिन अपने स्वॉर्ड से इस अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन जाई का पावर इतना ज्यादा है कि लिन पीछे की तरफ में जाने लगा है। तभी जाई आकर अपने नीच से लिन के पेट पर अटैक करता है और लिन इस अटैक से भी अपने आप को नहीं बचा पाता। फिर हम देखते हैं कि जाई दोबारा से तैयार होकर लिन के ऊपर में एक घमासान अटैक कर देता है। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर में भारी भरकम अटैक कर रहे होते हैं, या फिर ये बोलो कि जाई ही हमारे लिन के ऊपर में भारी भरकम अटैक कर रहा है। हमारा लिन तो किसी तरीके से उस अटैक से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक जबरदस्त अटैक जाई ने लिन के ऊपर में कर दिया है यार। लिन का स्वॉर्ड उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा है। लिन का पूरा बॉडी इंजर्ड हो चुका है। वो अपने मन में कहने लगता है कि जैसा एक्सपेक्ट किया था, लेवल 42 का अवेकनर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। जाई दोबारा से अपने एक्स से लिन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि सीरियसली तुम एक कर्स मास्टर हो लेकिन फिर भी स्वॉर्ड यूज कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल अभी भी मेरा सामना करने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है। जाई का एक्स अटैक लिन के पास में पहुंच चुका है। लिन उस अटैक को देखते हुए बोलता है कि मुझे इसे अवॉइड करना ही चाहिए। शायद लिन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाया। जैसे ही ये अटैक लिन को लगता है, लिन दीवार में जाकर टकराता है, जिस वजह से लिन को बहुत ज्यादा पेन होता है और वो दर्द में चीखता है। जाई लिन की तरफ आगे बढ़ता है जहां लिन अधमरी सी हालत में पड़ा हुआ है दीवार से सटकर, और जाई लिन से कहने लगता है मैं तो अब तक तुम्हारे साथ वार्म अप कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी नीचे गिर जाओगे। इंजर्ड लिन कहता है कि मैं इस बात को अच्छी तरीके से जान गया हूं कि क्लोज कॉम्बैट में मेरा स्वॉर्ड स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लिन दीवार का सहारा लेकर खड़े होने लगता है, साथ में उसका रिकवरी भी चल रहा है यार। लिन जाई से बोलता है कि तुमने ये सब कुछ करने के लिए मुझे मजबूर किया है। लिन अपने लार्ज इंस्टेंटिन, लिवर, किडनी, लेफ्ट लंग, ग्लेड ब्लेडर, ड्यूडेनियम, पेनक्रीज, स्प्लीन, स्टोमक, सब चीज को अब सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया है। माहौल अब पूरी तरीके से शांत हो गया है। दोनों पार्टी की तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन अब बादलों में कुछ मूवमेंट होने लगा है। जहां बादल बहुत ही तेज गड़गड़ाने लगती है, वहां पर से हमारे लिन ने कर्स स्पेल वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग थंडर अटैक को समन कर लिया है। एक ड्रैगन जैसा लाइटनिंग तेजी की रफ्तार से नीचे की तरफ में आगे बढ़ रहा है, जहां पे जाई और लिन मौजूद है। अब जैसे ही तेज रोशनी चमकती है, जाई को अंदाजा हो चुका है कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक उसके ऊपर होने वाला है। वो घबराते हुए साइड की नजरों से देखता है और दीवार को चीरते हुए एक ब्लू कलर का जो ड्रैगन है वो यहाँ पर
आ चुका है जाई के ऊपर अटैक करने के लिए और जाई बोलने लगता है चिल्लाती हुई ये तो इम्पॉसिबल है। फिर तभी यहाँ पर ये ड्रैगन लाइटनिंग सीधा हमारे जाई के ऊपर में जाती है और जाई इसके अटैक के चपेट में आ गया है और वो दर्द में बहुत ही जोर से चीखता है। और कुछ ही पल की बात थी कि वो भी अब राख में तब्दील हो चुका है। जाई का अपर बॉडी बर्न होकर राख बन चुका है और लिन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है भले ही मेरा स्वॉर्ड स्किल उतना अच्छा नहीं है लेकिन मेरा थंडर रहने दो, छोड़ो ये सब कुछ जानने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी बातें तुम्हें करनी है तो हेल के किंग से इसके बारे में पूछना। इंजर्ड लिन आउच आउच करते हुए आगे बढ़कर कहने लगता है कि मैंने अपने सारे ऑर्गन्स को एक ही बार में सेक्रीफाइस कर दिया है, इस वजह से अब मुझे काफी ज्यादा डेजी फील हो रहा है। केन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर लेटा है। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैंने अभी सुना कि हमारे यहाँ कोई चूहा घुसपैठ कर चुका है, क्या सारी चीजें ठीक है? केन बोलता है जब तक जाई यहाँ पर है तब तक आखिर क्या ही हो सकता है, वो सारी चीजों को हैंडल कर लेगा, लेकिन मेरे पास कुछ डिलीशियस तुम्हारे लिए है, तो क्या तुम उसे टेस्ट करना चाहोगे? और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम सच मुझ पे बहुत ज्यादा बैड हो, इस तरीके के माहौल में भी तुम नॉटी नॉटी बातें कर रहे हो। और तभी केन के रूम के बाहर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। आर्लिन अपनी एंट्री देते हुए कहता है कि केन मैं अब आ चुका हूँ, आखिर अंकल जी कहाँ है, जल्दी मुझे बताओ। केन की गर्लफ्रेंड भाग चुकी है। केन आते हुए बोलता है कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे रूम में एंटर करने की, आखिर जाई कहाँ है? लिन जंप करके अपने स्वॉर्ड से केन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि वो मारा जा चुका है, अगली बारी अब तेरी है। केन बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, वो लिन के स्वॉर्ड अटैक को रोकने का कोशिश करते हुए मुस्कुरा कर बोलने लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इतना वर्दियत नहीं है कि मुझे मार पाए, और तू तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। केन ने लिन को उसके गले से पकड़ लिया है, जिस वजह से लिन के मुंह से खून निकलने लगा है। फिर केन अपने हेवी पावर ब्रेकिंग ग्रैप्स को यूज करते हुए लिन के गले को घोटकर उसका वहीं पर खात्मा कर देता है। और लिन का गले का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो चुका है, उसके मुंह से खून निकले जा रहा है। और केन बोलने लगता है कि बच्चे तुम याद रखोगे इस लेसन को, तुम्हारी नेक्स्ट लाइफ में इस तरीके की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, खास करके केन से उलझने की। केन लिन के मरे हुए बॉडी को जमीन पर पटकते हुए बोलता है कि मैंने अपना बहुत समय तुम्हारे ऊपर में बर्बाद कर दिया है। लेकिन तभी केन हैरान हो जाता है और कंफ्यूजन से साइड से देखने लगता है और यहाँ लिन दोबारा से खड़े हो गया है। और इसे देखकर केन बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से अभी अभी तुझे जान से मारा था, तेरी बॉडी को तो जमीन पर मरा हुआ पड़ा होना था, आखिर तू खड़ा कैसे हो गया? लिन हंसते हुए बोलता है कि तुझे लगा था कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है, मैंने तो अभी तक तेरे साथ कोई मस्ती भी नहीं की है, तो क्यों ना पहले तेरे साथ कुछ मजे किया जाए, और अब समय हो गया है अपने लेफ्ट आई को सेक्रीफाइस करने का। लिन की आंखों के साथ में कुछ होने लगता है और लिन ने अपने कर्स स्पेल आइज ऑफ इटर्नल फ्रीज को इस्तेमाल कर दिया है। केन के पैरों में अब बर्फ आने लगा है, वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में चढ़ रहा है। और केन ये सारी चीजों को होता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान होकर बोलने लगता है ये तो एक कर्स स्पेल है, इसकी वजह से अब मैं मूव भी नहीं कर पा रहा। और लिन आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जल्दी मुझे बताओ कि अंकल जी कहां पर है। लेकिन केन तो कुछ भी नहीं बोलता। तभी लिन अपने हेल फायर को दिखाता है और केन बोलता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और दूसरे ही पल में लिन अपने हेल फायर से केन के दोनों हाथों को जलाने लगता है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से बहुत जल्द तू अपने दोनों हाथों को खो देगा। दर्द के कारण केन बहुत ही जोर से चीखने लगता है और तभी लिन के पीछे में एक बंदा अपने घुटनों पर आ चुका है। केन की गर्लफ्रेंड ने मिस्टर जी को अपने गन पॉइंट पर रखा हुआ है और वो लिन से कहती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ और केन को जाने दो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। लिन पीछे की तरफ में मुड़कर देखता है कि मिस्टर जी अब उसके सामने में है और वो लड़की से कहने लगता है अच्छा तो तुम अब मुझसे सौदेबाजी करना चाहती हो, तो ठीक है हम दोनों ही एक साथ में हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करेंगे। और साथ में उसने केन को बर्न करना भी रोक दिया है, लेकिन केन की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। लड़की अब लिन को गन पॉइंट करते हुए कहती है कि मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करना, वरना मैं अब तुम्हें शूट कर दूंगी। लिन कहने लगता है कि तुम तो यहाँ हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करना चाहती थी। और पीछे की तरफ से केन बोलने लगता है मैं नहीं चाहता कि कोई औरत मुझे बचाए, जल्दी से तुम यहाँ पर से भाग जाओ। लेकिन ये लड़की आवताओं में आकर लिन के ऊपर में शूट कर देती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि अब तुम मर जाओ। लेकिन जैसे ही ये बुलेट हमारे लिन को छूकर गुजरती है, लिन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर धराशायी। लड़की तेजी से जाती है केन की तरफ, बोलती है केन क्या तुम ठीक हो? और केन बोलने लगता है कि तुम एक नंबर की गधी हो, तुम्हें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम उसे जान से नहीं मार सकती। लड़की परेशान होकर बोलने लगती है कि मैंने तो अभी अभी शूट किया था, आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो? लिन दूसरी तरफ से खड़ा हो चुका है, मिस्टर जी के पास में पहुंच गया है और उन्हें अब रिलीज भी कर रहा है और साथ में वो अपनी एबिलिटी को भी यूज करने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि लिन ने अपने इटर्नल फ्रीजिंग से लड़की के हाथ और उसके गन दोनों को ही फ्रीज कर दिया है। लड़की घबराती हुए बोलती है ये तो कर्स स्पेल है। केन चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तू
किसी को जान से मारना चाहता है तो आ और मुझे जान से मार। इस वीमेन का इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। अब केन की इच्छा पूरी करने के लिए लिन तेजी की रफ्तार से अपने स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ चुका है और बिना देरी के उसने केन के धड़ को उसके सर से अलग कर दिया है। केन का सर ऊपर के तरफ में है और नीचे के तरफ से लिन बोलने लगता है कि तू बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहा है, तो तुझे अपने मुंह को थोड़ा सा बंद कर लेना चाहिए। अब इसी के साथ में अंडरग्राउंड के किंग का खात्मा लिन ने कर दिया है और हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।